निगला हुआ सितारा 2 मूल भूमि C31 अध्याय 30 पहाड़ पर बैठा मेहमान पुनर्जन्म में प्रवेश करता है। भविष्य में मुझे इस जीवन रक्त नदी का गहन अध्ययन करना होगा, लुओ फेंग ने सोचा। इससे आदिम अराजकता नियमों की मेरी समझ भी बढ़ सकती है। आदि अराजकता नियमों को समझना कठिन था। इस प्रकार एक साथ कई मार्गों की आवश्यकता थी, जैसे कि लुओ फेंग का आदिम अराजकता खंडहर के पास रहना, निकटता से निरीक्षण करना और समझना, जो एक मार्ग था। कुछ गुप्त तकनीकों का अभ्यास जो सीधे प्राइमल कैस क्षेत्र को लक्षित करती हैं, जैसे वर्ल्ड ब्रेकिंग 9 ब्लेड्स, प्राइमल कैस ग्रेट स्ट्रेंथ डायग्राम, डुअनमी डोंट हुआ आदि। जितनी गहरी साधना होगी उतनी ही गहरी प्राइमल कैस नियमों की समझ होगी। डुअनमी और डोंट हुआ जैसी तकनीकें सीधे ईश्वरीय राजा स्तर पर भी लक्षित थीं, और शाश्वत सच्चे ईश्वर स्तर के यांत्रिक धारा गुप्त खजाने, शावू विंग्स और लाइफ ब्लड रिवर दोनों में आदिम अराजकता क्षेत्र की चालें शामिल थीं। उन पर सूक्ष्म चिंतन आदिम अराजकता नियमों की समझ को समान रूप से बढ़ा सकता है। मल्टीपाथ समवर्ती और अभी भी केवल अत्यंत उच्च प्रतिभा वाले लोग ही प्राइमल कैस ओवरलॉर्ड बनने की आशा रखते थे। लुओ फेंग निस्संदेह ली युआन तकनीक को समझ सकता था और एक अकल्पनीय पूर्ण दिव्य शरीर की खेती कर सकता था। उसकी प्रतिभा इतनी अधिक थी कि पहाड़ पर बैठे ईश्वरीय राजा भी उस पर आश्चर्यचकित हो जाते थे। ये फसल मेरी अपेक्षा से भी बड़ी है। लुओ फेंग ने इन खजानों की गिनती की। 980,000 से अधिक कॉस्मिक सैंड और मैकेनिकल स्ट्रीम सीक्रेट ट्रेजर, लाइफ ब्लड रिवर जिसका मूल्य लगभग 1.5 मिलियन कॉस्मिक सैंड था, इस मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धियां थीं। जहां तक शाश्वत सच्चे देव स्तर के कवच, हथियार, गुप्त खजाने, कीमती दवाइयां, विदेशी पशु सामग्री और अन्य विभिन्न संग्रहों की बात है, तो वे कुल मिलाकर 200,000 कॉस्मिक रेत के करीब थे। ये ब्लड पाइथन लीडर बहुत अमीर था। लुओ फेंग बहुत संतुष्ट था। उसे पता था कि इस लूट के आकार में थोड़ी किस्मत भी शामिल थी। आखिरकार ज्यादातर शक्तिशाली प्राणी अपनी कॉस्मिक सैंड का इस्तेमाल तो करेंगे ही। ब्रह्मांडीय रेत जो ऐसी ही छोड़ दी गई थी, केवल धन थी। खर्च करके ये व्यक्ति की अपनी नींव को मजबूत कर सकती थी। फ्लेम विंड गिल्ड के उपाध्यक्ष से वह बढ़िया वाइन पीने के बाद मेरी समझ में सुधार हुआ है। खजाने को जमा करने के बाद लुओ फेंग स्टार टॉवर के अंदर की जगह में पालती मारकर बैठ गया और आदिम अराजकता के नियमों को समझने की कोशिश करने लगा। केवल एक केंद्रित धारणा के साथ वह पर्याप्त आदिम अराजकता कानूनों को महसूस कर सकता था, जो आदिम अराजकता खंडहर के साथ पूरी तरह से प्रकट हुए थे। धुएं के समुद्र जितना विशाल। लुओ फेंग ने ध्यान से देखा। सभी चीजें अराजकता से उत्पन्न हुई हैं। प्राइमल कैस लॉस को पूरी तरह से समझने में कठिनाई कल्पनीय थी। इस समय लुओ फेंग के गुफा निवास से बहुत दूर नहीं, प्राइमल कैस कवच नंबर 3 गुफा निवास, मोली परिवार का एक बहुत बड़ा गुफा निवास था। ब्लड पाइथन लीडर मर चुका है, वह सचमुच मर चुका है। फ्लेम विंड एसोसिएशन के डाक हॉल के एक ग्राहक डायोरोब क्यूई को स्वाभाविक रूप से यह खबर सबसे पहले मिली। इनाम का कार्य पूरा हो गया और उसका 40,000 कॉस्मिक सैंड इनाम पूरी तरह से काट लिया गया। यदि कार्य पूरा नहीं हुआ है तो कार्य जारीकर्ता कार्य को रद्द कर सकता है, लागत का 10वां हिस्सा काट सकता है और शेष पुरस्कार वापस कर सकता है। हाँ, वो मर गया, वो मर गया। डायोरोब क्यू की आंखों में आंसू थे, मानो वह रो भी रही हो और हंस भी रही हो। अपने पिता और कबीले के सदस्यों की मृत्यु के बाद उसके मन में केवल बदला लेने के विचार थे। हालांकि दुश्मन की इतनी जल्दी मौत ने उसे थोड़ा हतप्रभ कर दिया था। छोटी क्यूई इससे पहले गार्ड और तोम अग्नि क्षेत्र रेस्तरां गए थे उस लुओ हे से मिलने। क्या रक्त अजगर नेता की मौत का लुओ हे से कोई लेना देना हो सकता है? मोली फेउन ने अनुमान लगाया। ये लुओ हे था जिसने उसे मार डाला। एक आवाज सुनाई दी। मोली फेउन और डायोरोब क्यूई ने मुड़कर देखा और जो आया वह मोली मिंग था। पिताजी, मोली फेउन ने आश्चर्य से कहा, क्या ये वास्तव में लुओ ही था जिसने रक्त अजगर नेता को मार डाला था? हाँ, मोली मिंग ने सिर हिलाया, मरते हुए ब्लड पाइथन लीडर से संदेश प्राप्त करने के बाद उसने मिश्रित भावनाओं के साथ डायोरोब क्यूई को देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लुओ हे की आपकी यात्रा वास्तव में उसे आपके लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगी। डायोरोब क्यू ने पूछा, क्या परम प्रभु लुओ हे ठीक है? अब वह लुओ फेंग के प्रति अत्यंत आभारी थी, यहाँ तक कि उनकी दासी बनने को भी तैयार थी। बेशक वह है, मोली मिंग ने आह भरी। पूरे हुआंग शहर में अब कौन उसे अपमानित करने की हिम्मत करेगा? आपने उसे मदद के लिए कैसे राजी किया? मोली मिंग ने पूछा। डायोरोब क्यू ने अपना सिर हिलाया। मैंने बस स्थिति समझाई और सर्वोच्च भगवान लुओ हे मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा, बस मुझे वापस लौटने को कहा और कहा कि रात होने से पहले मुझे खबर मिल जाएगी। मोली मिंग ने यह सुनकर सोचा, काफी उदार और निर्णायक। इन कार्यों से मोली मिंग को लुओ फेंग के स्वभाव की कुछ झलक मिल गई। क्या मुझे उनका धन्यवाद करने के लिए उनसे मिलना चाहिए? डायोरोब क्यूई कुछ हिचकिचा रहा था, लेकिन ऐसा करने से बाहरी दुनिया अनुमान लगा सकती है कि यह सर्वोच्च भगवान लुओ हे ने ही किया था। जल्दी मत करो, मोली मिंग ने सिर हिलाया। इस समय हुआंग के भीतर की विभिन्न शक्तियां उस पर ध्यान दे रही हैं और कई लोग उससे मिलने की इच्छा रखते हैं। हम थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, कुछ दिनों में मैं तुम्हें चुपचाप उससे मिलने ले चलूंगा। मोली मिंग एक छोटे ब्रह्मांडीय क्षेत्र वाला शाश्वत सच्चा देवता था, जो आसपास की जासूसी को रोक सकता था और इस प्रकार चुपचाप दौरा कर सकता था।
ठीक है, दियाओरो क्यूई ने जवाब दिया। मोली मेंग वास्तव में गलत नहीं था और हुआन शहर में कई शक्तियां थीं जो लुओ फैंग से मिलने की इच्छा रखती थीं। हालांकि यह खबर कि लुओ ही ने ब्लड पाइथन लीडर को मारा था अभी भी अपेक्षाकृत गुप्त थी। पहली बात तो ये कि शहर के मालिक की हवेली ने पिछले दृश्य को देख लिया था और पहले ही पता लगा लिया था कि यह लुओ फैंग ही था। दूसरी बात, मरते हुए ब्लड पाइथन लीडर ने 5 अलग अलग शक्तियों को संदेश भेजे थे। इतने सारे शक्तिशाली लोगों को इसकी जानकारी होने के कारण समय के साथ ये खबर स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे हुआन शहर के उच्च वर्ग में फैल गई। भगवान लुओ हे जान यून मिलने आए हैं। अध्यक्ष जान यून काफी विनम्रता से लुओ फैंग के गुफा निवास के बाहर खड़े थे। जान यून ने कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन पूरे गुफा के दरवाजे बंद रहे और कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अंततः वह अनिच्छा से मुड़ा और चला गया। उस पल में लुओ फैंग का गुफा निवास। क्या यह आज का तीसरा विशिष्ट अतिथि है? मोयू किंग्यान खुद को रोक नहीं पाया और बोला, क्या हम दरवाजे पर खड़े सभी लोगों को मना कर देंगे? मोरोसा ने सहजता से कहा, जब तक स्वामी एकांत में है तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले 3 अतिथि सभी शाश्वत सच्चे देवता थे। मोयू किंग्यान को अभी भी भारी दबाव महसूस हो रहा था, क्योंकि उच्च और शक्तिशाली शाश्वत सच्चे देवताओं में से प्रत्येक को अस्वीकृति का सामना करना पड़ा था। मोरोसा हंसते हुए बोला, जरा रुको और देखो, आज कई शाश्वत सच्चे देवता पधारेंगे। थोड़ा समय दो, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। मैं समझता हूँ। मोयू किंग्यान भी मानसिक रूप से समायोजित हो रहा था। एक छोटा सच्चा देवता होने के नाते उसे चीजों को संभालने के अपने स्वामी के तरीके की आदत डालने की जरूरत थी। 10 मूल नियमों को समझने पर ध्यान दो, तुम्हारी समझ बहुत धीमी है। मोरोसा ने अपना सिर हिलाया। एक सेक्टर बीस्ट होने के नाते जिसने मूल के विनाश में महारत हासिल कर ली थी, 10 मूल नियमों को समझना खाने पीने जितना आसान था। उसे बस समय के साथ विकसित होने की जरूरत थी और विनाश के मार्ग के बारे में उसकी समझ उस दिन तक गहरी होती जाएगी जब तक वह उसे पूरी तरह से समझ नहीं लेता। उसकी नज़र में मोयू किंग्यान की समझ वाकई औसत दर्जे की थी। ओह, मोयू किंग्यान ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। भगवान लुओ हे, हुआंग शहर के झू कबीले से झूयू यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। बाहर से एक आवाज आई जो हुआंग शहर के प्रसिद्ध झू कबीले के एक अन्य शाश्वत सच्चे देवता की थी। मोयू किंग्यान ने इसे नजरअंदाज कर दिया और कानूनों को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। तारांकन 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 तारांकन। गृहनगर आदिम ब्रह्मांड क्षेत्र लुओ फैंग के लघु ब्रह्मांड के अंदर एक हलचल भरे मानव ग्रह पर लुओ फैंग और जू शिन छोटी आस्तीन के कपड़े पहने हुए और खुद द्वारा बनाई गई पुआल टोपी पहने हुए एक रेस्तरां के बाहरी क्षेत्र में आराम से बैठे थे, पेय पदार्थ पी रहे थे और बातें कर रहे थे। लुओ फैंग, आप कहते हैं कि आपका बेटा बिना किसी सुधार के कड़ी मेहनत कर रहा है, फिर भी वह खुद पर इतना जोर क्यों लगाता है? जू शिन ने अपना सिर हिलाया। पिछली पारिवारिक सभा में लुओ हाई अकेला ऐसा व्यक्ति था जो वहां नहीं था। लुओ फैंग मुस्कुराया। उसकी निगाहें अंतरिक्ष और समय को भेद रही थी। उसने लुओ पिंग को अनुबंध पर हस्ताक्षर करते और लुओ हाई को एक विशाल ब्लैक होल की गहराई में अकेले साधना करते देखा। उनके दोनों बेटों ने बिल्कुल अलग रास्ते अपना लिए थे। लुओ पिंग की खेती में रुचि खत्म हो गई थी, जबकि लुओ हाई को इसमें बहुत रुचि थी। लुओ हाई में लड़ने का जज्बा है और यह अच्छी बात है, लुओ फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार अनंत जीवन में कुछ न कुछ तो करना ही होगा। वह तो बस एक ब्रह्मांड पूज्य है, ब्रह्मांड गुरु और सच्चा ईश्वर उसके आगे। अगर वह सफल भी हो गया तो क्या होगा? शू शिन ने कहा। उसे इतनी मेहनत करते देखकर मुझे कभी कभी उस पर तरस आता है। क्या तुम्हें मेरे लिए दुख नहीं होता? लुओ फैंग ने प्रतिवाद किया। शू शिन ने उसकी तरफ देखा। शुरुआत में वह हमेशा लुओ फैंग को लेकर चिंतित रहती थी, खासकर जिंदगी मौत के संकट के समय, और किसी से भी ज्यादा घबरा जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह हर चीज का शांति से सामना करने लगी। बेशक मुझे तुम्हारे लिए दुख हो रहा है, जू शिन ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी लुओ फैंग ने अपना पेय उठाया और आनंदपूर्वक उसे पीने लगा। वह वास्तव में मूल भूमि में सतर्क थे, लेकिन घर पर उनके दिव्य शक्ति अवतार का समय हमेशा आराम से बीतता था। अक्सर वह अपनी पत्नी के साथ दुनिया भर में घूमते रहते थे और इसका भरपूर आनंद उठाते थे। आखिरकार 100 अरब प्रकाश वर्ष व्यास वाले एक छोटे से ब्रह्मांड में अनगिनत मानव फले फूले और एक शानदार संस्कृति को जन्म दिया। लुओ फैंग और शू शिन जगह जगह घूमते रहे और अभी तक तो बस हिमखंड के सिरे तक ही पहुंच पाए थे। पूर्वज, दूर के तारों में एक ब्रह्मांड गुरु ने आदरपूर्वक कहा। जब मैं पहाड़ पर बैठे अतिथि के लघु ब्रह्मांड के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि उसका लघु ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है। लुओ फैंग के लघु ब्रह्मांड में जब भी पूर्वज का उल्लेख होता, लुओ फैंग स्वाभाविक रूप से ध्यान देते। पहाड़ पर बैठे मेहमान का छोटा ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है। लुओ फैंग आश्चर्यचकित था। क्या हुआ? जू शिन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। शिक्षक का लघु ब्रह्मांड फैल रहा है, चलो चले और देखें। अपनी पत्नी शू शिन को अंतरिक्षयान जैसे गुप्त खजाने पर बिठाकर लुओ फैंग अंतरिक्ष में सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके गुरु माउंटेन सिटिंग गेस्ट का लघु ब्रह्मांड था। एक संपूर्ण दिव्य शरीर के साथ एक शाश्वत सच्चे देवता होने के नाते, यहां तक कि दिव्य शक्ति के एक छोटे से अंश को भी दिव्य शक्ति अवतार में संघनित करके लुओ फैंग अभी भी सच्चे देवताओं से बेजोड़ था।
वाह, अंतरिक्ष यान जैसा गुप्त खजाना आदिम अराजकता धारा में रुक गया, जहां अन्य सच्चे देवता और ब्रह्मांड स्वामी भी आ गए थे, जो सभी विस्तारित हो रहे लघु ब्रह्मांड को देख रहे थे। पूर्वज पूर्वज आकाशगंगा का स्वामी लुओ फेंग और जूशिन के प्रकट होने पर आसपास के सच्चे देवताओं और ब्रह्मांड के स्वामियों ने अत्यंत सम्मान दिखाया। मानव जाति के शक्तिशाली प्राणी स्वाभाविक रूप से उन्हें पूर्वज के रूप में पूजते थे। वर्तमान में मानव जाति के दो पूर्वज हैं, एक आदि पूर्वज और दूसरे लुओ फेंग आकाशगंगा पूर्वज। उनके लघु ब्रह्मांड, जिनमें से एक कई अरब प्रकाश वर्ष और दूसरा 100 अरब प्रकाश वर्ष व्यास का था, मानव जाति के प्रजनन और अस्तित्व के लिए आवास थे। लुओ फेंग ने सेक्टर 20 संकट का समाधान कर आदिम पूर्वज को बचा लिया था, और चूंकि लुओ फेंग का लघु ब्रह्मांड बहुत बड़ा था, इसलिए मानव जाति में उसका दर्जा आदिम पूर्वज से कहीं ऊंचा था। आदिम पूर्वज को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, खासकर क्योंकि उनके 9 पाताल लोक भी लुओ फेंग ने ही सिखाए थे। लुओ फेंग ने जवाब दिया, फिर दूर से फैलते हुए छोटे ब्रह्मांड की ओर देखा। एक बार जब शिक्षक शून्य स्थान के सच्चे देवता तक पहुंच जाता है तो उसे पुनर्जन्म में प्रवेश करना होगा। लुओ फेंग ने सोचा, क्या शिक्षक अंततः मूल भूमि पर जा रहा है? निगला हुआ सितारा 2 मूल भूमि C32 अध्याय 31 मोली मेन की याद। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिकाधिक शक्तिशाली प्राणी यहाँ आते गए। आदि पूर्वज, आदि अराजकता नगर के स्वामी झेन्यान और अन्य की शक्ति के अवतार दौड़ पड़े। आदि ब्रह्मांड में शून्य स्थान के एक सच्चे देवता का जन्म एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया। लुओ फेंग, होंग, थंडर लॉर्ड, वे दोनों भी गुप्त खजाने से पहुंचे। बड़े भाई, दूसरे भाई, लुओ फेंग ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। उन तीनों ने अपनी यात्रा पृथ्वी से शुरू की थी, इसलिए उनका बंधन स्वाभाविक रूप से असाधारण था। एक बार जब पहाड़ पर बैठे मेहमान को सफलता मिल जाए तो उसे संसार का सामना करना ही होगा, है ना? हान ने कहा। आखिरकार वह भी तो एक सच्चा देवता था। लुओ फेंग ने पहले ही उनसे कहा था कि सफलता पाने से पहले रुके और पहले उससे और आदि पूर्वज से इस बारे में बात करें। लुओ फेंग ने दूर तक देखा। ठीक है, सफलता के बाद 1 वर्ष के भीतर संसार का सामना करना होगा। भाई लुओ हुआ अपने पिता लुओ होनवू, मागोंग शिनलान और जिमो के संरक्षण में यहाँ पहुंचे। पहाड़ पर बैठे अतिथि आपके गुरु हैं। संसार में उनकी आगामी चुनौती हमारे लिए साक्षी बनने के लिए तैयार है, लुओ होनवू ने कहा। यह तथ्य कि पहाड़ पर बैठे अतिथि लुओ फेंग के गुरु थे, आदि ब्रह्मांड में सर्वविदित था। लुओ फेंग ने थोड़ा सिर हिलाया और विस्तारित लघु ब्रह्मांड को देखना जारी रखा। लघु ब्रह्मांड का विस्तार 1 महीने से अधिक समय तक जारी रहा तथा रुकने से पहले इसका व्यास 7.2 अरब प्रकाश वर्ष तक पहुंच गया। लघु ब्रह्मांड से एक बुजुर्ग आकृति उड़कर बाहर आई, वह माउंटेन सिटिंग गेस्ट थी। लुओ फेंग अकेले ही आगे बढ़े। गुरुजी, लुओ फेंग करीब आया। मैं इतने लंबे समय से आदिम ब्रह्मांड में हूँ, अब लौटने का समय आ गया है, पहाड़ पर बैठे अतिथि ने आह भरी। हालांकि वह यहाँ एक से ज्यादा पुनर्जन्म युगों से रह रहा था, लेकिन ये जगह अंततः उसकी मातृभूमि नहीं थी। अब संसार का सामना करने जा रहे हो। लुओ फेंग ने माउंटेन सिटिंग गेस्ट की ओर देखा। माउंटेन सिटिंग गेस्ट ने सिर हिलाया। अभी भविष्य में हम कैसे मिलेंगे? लुओ फेंग ने पूछा। अपने गुरु के मूल स्थान पर पहुंचने के बाद उन्हें पुनर्जन्म लेना था। आदि ब्रह्मांड में जो दिव्य शक्ति अवतार शेष था वह भी विलीन हो जाएगा, जिससे पुनः मिलना कठिन हो जाएगा। जब मिलने का समय आएगा हम मिलेंगे, पहाड़ पर बैठे अतिथि ने अपने शिष्य की ओर मुस्कुराते हुए कहा। पुनर्जन्म युग से भी पहले आदि ब्रह्मांड में आने के बाद से मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि तुम्हें अपना शिष्य बनाना था। एक साधारण शिष्य मुख्यतः अपने गुरु के सहयोग पर निर्भर रहता है, लेकिन एक सच्चा तेजस्वी शिष्य गुरु केवल सहायता प्रदान करता है। पर्वतीय अतिथि ने लुओ फेंग की ओर देखा। आप कितनी दूर तक जा सकते हैं यह अंततः आप पर निर्भर करता है। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। याद रखना, जल्दबाजी मत करना, माउंटेन सिटिंग गेस्ट ने याद दिलाया। जब तुम काफी मजबूत हो तो मेरे बदले में मेरा साथ देना स्वाभाविक है। जब तुम काफी शक्तिशाली नहीं हो तो जल्दबाजी में दखल देना सिर्फ तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। मैं समझता हूँ, मेरे पास धैर्य है। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। पहाड़ पर बैठे अतिथि ने सिर हिलाया। मैं संसार का सामना करने जा रहा हूँ, मुझे विदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलने के बाद पर्वतीय अतिथि ने दूरी पर स्थित अनेक शक्तिशाली प्राणियों की ओर हल्का सा इशारा किया और फिर झुके हुए शिखर क्षेत्र में संसार चैनल की ओर उड़ चला। लुओ फेंग ने दूर से ये दृश्य देखा। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। जब पर्वतीय अतिथि ने संसार का सामना किया और मूल भूमि पर पहुंचा तो उसने तुरंत पुनर्जन्म की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया और मूल भूमि के मूल निवासी के रूप में जन्म लिया। लुओ फेंग, आदि अराजकता शहर के स्वामी जल्दी से आए। गुरुजी, लुओ फेंग ने उनका अभिवादन किया। पृथ्वी से उनके विकास की शुरुआत से ही झेन्यान, आदिम अराजकता नगर के स्वामी, पर्वतारोही अतिथि, इन तीनों गुरुओं ने उनकी बहुत मदद की थी और वह हमेशा इन गुरुओं का सम्मान करते थे। पहाड़ पर बैठे अतिथि का लघु ब्रह्मांड रहने लगा है, आदिम अराजकता शहर के स्वामी ने चिंतित होकर कहा। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। वह तुम्हारे गुरु हैं, क्या तुम्हें चिंता नहीं है? आदिम अराजकता नगर स्वामी ने असमंजस में पूछा। तुमने और कई मानव सच्चे देवताओं ने कहा है कि जब तक कोई संसार का सामना करने से पहले सच्चे ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है, सफलता निश्चित है।
पहाड़ पर बैठे अतिथि की मृत्यु कैसे हो सकती है? आदिम अराजकता नगर प्रभु का पर्वतीय अतिथि के साथ कोई विशेष व्यक्तिगत संबंध नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना जीवन मानव जाति के लिए समर्पित कर दिया था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इतने सारे मानव सच्चे देवताओं की भविष्य की सुरक्षा के बारे में चिंतित थे। शिक्षक पर्वतारोही अतिथि ने संसार का सफलतापूर्वक सामना किया, लुओ फेंग ने कहा। इसे पूरा करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। प्राइमल कैसिटी लॉर्ड कुछ उलझन में था, वह इसे पूरा करने के बाद मर गया। लुओ फेंग ने कहा, सर्वोच्च कानून मेरी बात को सीमित करते हैं। मैं समझता हूँ, प्राइमल कैसिटी लॉर्ड ने सिर हिलाया, इस सीमा के बारे में भी जानते हुए। आदि पूर्वज और लुओ फेंग दोनों ने संसार का सामना किया था। एक आदि अराजकता नगर के स्वामी का गुरु था, दूसरा उसका शिष्य। वह सर्वोच्च नियमों के प्रतिबंधों के बारे में बहुत स्पष्ट था। जब तक कोई सच्चे ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, तब तक संसार में सुरक्षित रहना अच्छा है। आदि अराजकता नगर स्वामी ने सिर हिलाया। जहां तक पहाड़ पर बैठे अतिथि की बात है, भविष्य में आपको पता चल जाएगा, गुरुजी, लुओ फेंग ने कहा। तारांकन 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 तारांकन। उद्गम भूमि, यू किंगडम, हुआन शहर। बूम 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 टिल्ड टिल्ड टिल्ड। गुफा हवेली में भूमिगत भव्य हॉल के दरवाजे खुल गए और लुओ फेंग अपने आश्रय से बाहर निकल गया। मास्टर मोरोसा तेजी से उनका अभिवादन करने के लिए आया, जबकि मुयू किंग्यान भी दूर से जल्दी से आ गया। लुओ फेंग ने उन्हें सिर हिलाकर इशारा किया। एक कदम बढ़ाते हुए वह दूर एक पहाड़ पर पहुंच गया, एक बड़ी चट्टान पर बैठ गया और अकेले ही पानी पीने लगा। इस दृश्य को देखकर मोरोसा और मोयू किंग्यान एक दूसरे को देखकर कुछ उलझन में पड़ गए। अपना काम करो, मोरोसा ने मोयू किंग्यान को निर्देश दिया, फिर चुपचाप लुओ फेंग के करीब गया और उस पर चापलूसी से मुस्कुराया। क्या बात है गुरुजी, आप थोड़े उदास लग रहे हैं, मोरोसा ने पूछा। नीचे नहीं, लुओ फेंग ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। उसके गुरु ने प्रतिशोध की तैयारी के लिए पुनर्जन्म लिया था और उसके गुरु के प्रतिशोध की सबसे बड़ी उम्मीद स्पष्ट रूप से उसी पर, उसके शिष्य पर थी। चूंकि शी साम्राज्य दूर दूर तक आक्रमण करने और आज तक जीवित रहने में कामयाब रहा था, इसलिए वह निश्चित रूप से शक्तिशाली था। शी साम्राज्य के शासकों का सामना करने के लिए यह आसान नहीं था और लुओ फेंग ने स्वाभाविक रूप से कुछ दबाव महसूस किया। नीचे नहीं, मोरोसा ने लुओ फेंग को ध्यान से देखा। लुओ फेंग ने कहा, मैं कई दुर्जय शत्रुओं पर विचार कर रहा हूँ। आपके दुश्मन, गुरु, और एक से ज्यादा? मोरोसा ने पूछा। वे कौन है? क्या आपको मेरी मदद चाहिए? मोरोसा को देखकर लुओ फेंग थोड़ा शांत हो गया। उसे अपनी इच्छाशक्ति को निखारना था, गुप्त तकनीकों का लगन से अभ्यास करना था और नियमों को समझना था और धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाना था। लेकिन मोरोसा को भविष्य में शी साम्राज्य से कहीं ऊपर पहुंचने के लिए बस खाने पीने और थोड़ी ऊर्जा अवशोषित करने की जरूरत थी। अगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लुओ फेंग ने कहा। मुझे लगता है कि मैं उनसे निपट सकता हूँ। मोरोसा ने तुरंत याद दिलाया, जब समय आए तो लाश मेरे पास छोड़ देना। लुओ फेंग मुस्कुराया, चिंता मत करो। मोरोसा ने कहा, वैसे मोलीमेंग ने मोयू किंग्यान के माध्यम से एक संदेश भेजा है जिसमें वह आपसे मिलने की इच्छा जता रहे हैं। उसने किंग्यान के माध्यम से संदेश भेजा। लुओ फेंग आश्चर्यचकित था। मोरोसा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कहा जाता है कि मोयू किंग्यान के पिता मोयूहू को शहर के मालिक की हवेली में भर्ती किया गया है और अब वह वहां एक अधिकारी हैं। लुओ फेंग को मोयूहू का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, जो मूल भूमि में पहुंचने पर उसका पहला परिचित प्राणी था। मोयूहू अपने तीनों बच्चों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता था, इसीलिए लुओ फेंग उसकी बहुत प्रशंसा करता था। मोलीमेंग को आने दो, लुओ फेंग ने कहा। हाँ, मैं तुरंत व्यवस्था कर दूंगा। मोरोसा जल्दी से चला गया। चूंकि मोली कबीले की गुफा हवेली भी प्राइमल कैस आवासीय क्षेत्र में थी, इसलिए मोलीमेंग को डियाओरो क्यूई के साथ वहां पहुंचने में बस एक पल ही लगा। भगवान लुओ हे, मोलीमेंग ने बड़े उत्साह से अभिवादन किया। सुप्रीम, डायोरोग क्यूई अपनी आंखों में आंसू के साथ तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। मेरे पिता और डायोरोग परिवार के कई खोए हुए जीवन का बदला लेने के लिए कार्रवाई करने के लिए धन्यवाद, सुप्रीम। कृपया बैठ जाइए, लुओ फेंग ने पहले से ही बैठे हुए कहा। मोलीमेंग ने लुओ फेंग के सामने सीट ली, जबकि डायोरोग क्यूई बगल में बैठ गया। मैं मोलीमेंग हूँ और मुझे हुआन शहर का उपनगरपालक होने का सौभाग्य प्राप्त है, मोलीमेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई लुओ हे द्वारा ब्लड पाइथन एसोसिएशन के नेता की हत्या के बारे में सुनकर मैं प्रशंसा से भर गया हूं और उनसे मिलने आया हूं। शहर के मालिक की हवेली के कई महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय 5 महान परिवारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है और मोलीमेंग मोली कबीले का प्रतिनिधित्व करता है, जो उपनगर स्वामी के रूप में भी कार्य करता है। यह एक मामूली बात है, लुओ फेंग ने टिप्पणी की। भाई लुओ हे के लिए यह मामूली बात हो सकती है, लेकिन हमारे नगर स्वामी के भवन के लिए यह बिल्कुल भी नहीं है। मूल भूमि में अंधेरी शक्तियां असंख्य और अविनाशी हैं, मोलीमेंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हमारे नगर स्वामी का भवन केवल उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास कर सकता है, उन्हें पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता। यदि हम उन्हें थोड़ा भी पोषण नहीं देंगे तो अंधेरी शक्तियां पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण हो जाएंगी और बड़े पैमाने पर हत्याएं और लूटपाट करेगी। व्यवस्था बनाए रखना आसान नहीं है, लुओ फेंग ने सिर हिलाया।
देव राजा जिन और डुआनडोंग नदी की नसों से प्राप्त खुफिया जानकारी के भंडार के साथ वह जानता था कि कुछ भयानक प्राणी कितने उन्मत्त हो सकते हैं, जो उत्पात और लूटपाट मचा सकते हैं, जिसके खिलाफ कमजोर सच्चे देवता पूरी तरह से शक्तिहीन थे। नगर के स्वामी की हवेली ने कुछ जीविका प्रदान करते हुए कुछ प्रतिबंध लगाकर संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। ये कमजोर सच्चे देवताओं के रहने के लिए एक वांछनीय स्थान बन गया था। सच्चे देवताओं के आवासीय क्षेत्र बिल्कुल सुरक्षित हैं। दिन में चहल पहल के दौरान और रात में कुछ संपन्न जगहों पर हम काली शक्तियों को पूरी तरह से घुसने से रोकते हैं, मोली मिंग ने आगे कहा। लेकिन अगर कोई सुनसान और अंधेरी जगहों पर भटक जाए और काली शक्तियों द्वारा मारा जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। यह अंधेरी ताकतों को थोड़ी राहत देने के लिए भी है, वरना अगर उन्हें ज्यादा दबाया गया तो वे शी साम्राज्य की सेनाओं में शामिल हो जाएंगे, मोली मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा। शी साम्राज्य की सेनाएं सचमुच हुआंग शहर के लिए सबसे बड़ा संकट है। लुओ फेंग ने सुनी। छोटी क्यूई, आप पहले जा सकती हैं, मोली मिंग ने डायोरोग क्यूई की ओर देखा, जिसने वापस जाने से पहले कृतज्ञता के साथ लुओ फेंग को सम्मानपूर्वक झुकाया। भाई लुओ हे, मोली मिंग ने धीमी आवाज में कहा, मैं पूछना चाहता हूं, अगर शहर के मालिक की हवेली इनाम की पेशकश करती है तो क्या आप शी राज्य की सेना के नेता जू युन को मारने के लिए कार्रवाई करने को तैयार होंगे? मैंने सुना है कि शी साम्राज्य की सेनाओं के नेता जू युन का शहर के मालिक की हवेली से कई बार टकराव हुआ है। हुआंग शहर की विशाल सेना की पूरी तरह से सक्रियता और कमांडर मोली शियाओ की व्यक्तिगत भागीदारी भी जूयू से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं रही, लुओ फेंग ने कहा। हुआंग शहर में अभिनय करते हुए शहर के मालिक की हवेली को घरेलू मैदान का लाभ मिला है। फिर भी जू युन अभी भी फरार है, मोली मिंग ने स्वीकार किया, वो बहुत मजबूत है। तो आप मुझे नौकरी पर रखना चाहते हैं? स्वाभाविक रूप से कीमत ज्यादा होगी, लुओ फेंग ने कहा। मोली मिंग आश्चर्यचकित था। क्या उसने सचमुच स्वीकार करने का साहस किया? कितना? मोली मिंग ने पूछा। फ्लेम विंड पवेलियन द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए गए इनाम के अलावा मैं 5 मिलियन कॉस्मिक सेन भी जुड़ूंगा, लुओ फेंग ने कहा। मैं कोशिश तो कर सकता हूं, लेकिन सफलता की गारंटी नहीं देता। अगर मैं असफल रहा तो इनाम नहीं मांगूंगा, मोली मिंग ने सिर हिलाया। ये तो बहुत ज्यादा है। अगर शहर के मालिक की हवेली सचमुच इतनी बड़ी रकम देने को तैयार होती तो हम पहले ही फ्लेम विंड पवेलियन में 60 लाख कॉस्मिक सेन का इनाम सार्वजनिक रूप से घोषित कर चुके होते। इस तरह शायद दूसरी जगहों से कुछ भयानक शक्तियां दौड़ी चली आती। आप कितना दे सकते हैं? लुओ फेंग ने पूछा। फ्लेम विंड पवेलियन में रक्त बादल से वर्तमान इनाम 1 मिलियन कॉस्मिक सेन है, हम 1 और मिलियन कॉस्मिक सेन जोड़ सकते हैं, मोली मिंग ने लुओ फेंग को देखते हुए कहा। लुओ फेंग ने अपना सिर हिलाया, बहुत कम, मोली मिंग ने कहा। अगर भाई लुओ हे की रुचि हो तो मैं कोई रास्ता सोच सकता हूं, लेकिन 5 मिलियन कॉस्मिक सेन जोड़ना असंभव है। तुम लोग पहले जू युन को ढूंढो, लुओ फेंग ने फिर कुछ नहीं कहा। ब्लड पाइथन लीडर को मारने से पहले लुओ फेंग ने जू युन से निपटने के बारे में सोचा था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वे उसे ढूंढ नहीं पाए। मोली मिंग ने सिर हिलाया, वो बहुत सावधानी से छिपा हुआ है। जैसे ही हम उसे ढूंढ लेंगे हम आपसे संपर्क करेंगे, हम इसके बारे में तब बात करेंगे, लुओ फेंग ने सहमति जताई। अरे वैसे भाई लुओ हे, ब्लड पाइथन लीडर ने अपनी मौत से पहले कई सेनाओं को संदेश भेजे होंगे, मोली मिंग ने कहा। मुझे एक संदेश मिला है। ओह, मरने से पहले उसने क्या संदेश भेजा था? लुओ फेंग ने पूछा। मोली मिंग ने कहा, भाई लुओ हे, मुझे एक संचार छाप दीजिए और मैं आपको पूरा संदेश भेज दूंगा। लुओ फेंग ने एक ट्रांसमिशन टोकन भी निकाला और दोनों पक्षों ने एक संचार छाप छोड़ी, जिससे वे एक दूसरे से संपर्क करने में सक्षम हो गए। एक साधारण ट्रांसमिशन टोकन, मोली मिंग ने इसे पहचान लिया। ऐसे साधारण ट्रांसमिशन टोकन की सीमा हुआंग शहर की सीमा से थोड़ी बड़ी होती है और इन्हें छोटे ब्रह्मांडीय क्षेत्रों द्वारा भी अवरुद्ध किया जा सकता है। हालांकि जितने अधिक शक्तिशाली प्राणी होते हैं वे इन साधारण ट्रांसमिशन टोकन का उपयोग करने के लिए उतने ही अधिक इच्छुक होते हैं। ये वह संदेश है जो उसने मुझे भेजा था, मोली मिंग ने तुरंत लुओ फेंग को एक प्रति भेज दी। लुओ फेंग ये देखकर हंसा, उसका मैकेनिकल स्ट्रीम सीक्रेट खजाना 1.5 मिलियन कॉस्मिक सेन का है और मेरा 5 मिलियन कॉस्मिक सेन का है। मुझे नहीं पता था कि मेरा मैकेनिकल स्ट्रीम सीक्रेट खजाना इतना महंगा है। मोली मिंग मन ही मन चिंतित था। ये लुओ हे इतना आश्वस्त था कि उसने अपने सामने मैकेनिकल स्ट्रीम सीक्रेट खजाने को भी नहीं छिपाया। स्पष्टतः लुओ हे को अपने आप पर भरोसा था। भाई लुओ हे, तुम्हें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, मोली मिंग ने चेतावनी दी। इतनी बड़ी दौलत देखकर दूसरी जगहों से कुछ भयानक ताकतवर लोग तुमसे निपटने के लिए हुआंग शहर आ सकते हैं। क्या वे इस पर विश्वास करेंगे? लुओ फेंग ने पूछा। मोली मिंग ने कहा, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा करते हो। जो भी आगे बढ़ने की हिम्मत करता है उसे किसी न किसी तरह की निर्भरता होगी। लुओ फेंग ने सिर हिलाया, भाई मोली, धन्यवाद। अंदर ही अंदर लुओ फेंग कुछ शक्तिशाली प्राणियों के आने की प्रतीक्षा कर रहा था, वह और भी अधिक धनी बन सकता था। निगला हुआ सितारा 2, मूल भूमि। C33, अध्याय 32, विदेशी महाशक्ति। यू किंगडम, युन माओ आदिम अराजकता राज्य के भीतर एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला की गहराई में एक जनजाति रहती और फलती फूलती थी। हालांकि उस समय सभा स्थल पर सन्नाटा था, क्योंकि उस जनजाति के हजारों जीव बिना किसी आवाज या हलचल के पड़े थे।
अचानक इन हजारों जीवों के शरीरों से एक सार निकला। उनके सम्मिलित सार से एक आकृति बनी जो धूसर वस्त्र पहने हुए थी, जिसका चेहरा वस्त्र से छिपा हुआ था। इस जनजाति के हजारों प्राणियों के दिमाग बहुत कमजोर हैं। मेरे वंश ने उनकी मानसिक चेतना को निगल लिया है और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने हल्के से अपना सिर हिलाया। ऐसे कमजोर सच्चे देवताओं के अरबों को निगलने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मुझे कुछ कीमती संसाधनों की जरूरत है। अगर मैं आदिम अराजकता स्तर के विदेशी जानवरों का सार रक्त सोख सकूं, तो मदद कहीं ज्यादा होगी, धूसर वस्त्र पहने व्यक्ति ने सोचा। रक्त वंश साधना के मार्ग से आदिम अराजकता अधिपति बनने का प्रयास करना कितना कठिन है। रक्त वंश साधना शुरू में आसान होती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, संसाधनों की जरूरत नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। संपूर्ण मूल भूमि में रक्त वंश साधना की सीमा प्राइमल कैस लॉर्ड क्षेत्र है। स्वाभाविक रूप से प्राइमल कैस ओवरलॉर्ड तक पहुंचने के लिए कई बाधाओं को पार करना पड़ता है। हम धूसर वस्त्रधारी आकृति ने अपने हाथ के एक झटके से एक कर्मिक संदेशवाहक आदेश निकाल लिया। उसे कर्म के बंधन में बंधने की चिंता नहीं थी, क्योंकि उच्च और शक्तिशाली आदिम अराजकता अधिपतियों ने शायद ही उस पर ध्यान दिया हो। और शाश्वत सच्चे देवताओं का क्या? उसके विचार में शाश्वत सच्चे देवता उसके शिकार थे। जियू जियान प्राइमल कैस प्रीफेक्चर के हुआंग शहर लुओहे। उसने हुआंग शहर में एक अंधेरी ताकत के नेता ब्लड पाइथन के एसोसिएशन लीडर म्यू यान को मार डाला, और उसके पास 6.5 मिलियन कॉस्मिक सेंट से ज्यादा मूल्य के कम से कम 2 मैकेनिकल फ्लो खजाने हैं। धूसर वस्त्र पहने व्यक्ति के मन में एक उत्सुकता की झलक उभरी। जब बात छिपकर हमले और हत्याओं की आती है, तो कुछ ही शाश्वत सच्चे देवता हैं जो मेरे हाथों से बच सकते हैं। स्लेटी वस्त्र पहने वह व्यक्ति बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उन्होंने कई आदिम अराजकता प्रांतों का भ्रमण किया था और शक्तिशाली लोगों के साथ संघर्ष करने का अनुभव प्राप्त किया था। तो फिर हुआंग शहर की यात्रा ही काफी है। वहां पहुंचकर मैं इस लुओहे के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने के लिए फ्लेम विंड पवेलियन जाऊंगा और फिर घात लगाने की योजना बनाऊंगा, धूसर वस्त्र पहने आकृति ने कहा, और वह आगे बढ़ी और पूरी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गई, बिना किसी निशान के गायब हो गई। वह भयानक गति से शून्य से गुजर रहा था और सीधे जियू जियान प्राइमल कैस प्रांत में हुआंग शहर की ओर बढ़ रहा था। जहां वह मूल रूप से स्थित था, वहां हजारों प्राणी गतिहीन पड़े थे, उनके शरीर पूरी तरह से विघटित हो चुके थे। इतने सारे आदिवासी लोग बड़े शहरों में रहने के लिए इसलिए उत्सुक थे क्योंकि वहां का जंगल अनिश्चित था। उन्हें किसी भी समय आपदा का सामना करना पड़ सकता था। पास से गुजरता हुआ एक भयानक विदेशी जानवर एक ही बार में पूरी जनजाति को निगल सकता है। कोई शाश्वत सच्चा देवता खेती, धन या केवल क्रोध निकालने के लिए अपने हाथ के एक झटके से किसी जनजाति को आसानी से नष्ट कर सकता है। केवल शहर की दीवारों के भीतर रहकर ही वे स्थिर जीवन जी सकते थे। तारांकन 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 तारांकन। हुआंग शहर। भाई शांग, क्या आपके पास समय है? मैं आपको फायर रियल्म रेस्तरां में दावत दे रहा हूँ। लुओ फेंग ने शांग त्यानयान से संपर्क किया। भाई लुओ हे दावत दे रहे हैं। पूरे हुआंग शहर में अनगिनत शाश्वत सच्चे देवता ऐसे अवसर की भीख भी नहीं मांग सकते। बेशक मेरे पास समय है, मैं अभी निकल सकता हूँ, शांग त्यानयान ने उत्तर दिया। हाँ बढ़िया, बाद में फायर रियल्म रेस्तरां में मिलते हैं। लुओ फेंग को शांग त्यानयान का स्पष्टवादी स्वभाव पसंद आया। व्यवस्था करने के बाद लुओ फेंग तुरंत मोरोसा और मोयू क्विंग्यान के साथ रवाना हो गए। एक उड़ती हुई नाव के अंदर मोरोसा ने किनारे से कहा, गुरुजी, शांग त्यानयान तो बस एक साधारण शाश्वत सच्चा देवता है, आप उसे इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? मोरोसा की नजर में उसके स्वामी लुओ फेंग, जो सेक्टर के जानवरों को गुलाम बना सकते थे और स्वयं एक पूर्ण दिव्य शरीर के स्वामी थे, प्रतिभाओं में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। साधारण शाश्वत सच्चे देवता उनके स्वामी के ज्यादा ध्यान के पात्र नहीं थे। लुओ फेंग ने कहा, दोस्त बनाना केवल ताकत की बात नहीं है। क्या ऐसा है? मोरोसा को कुछ समझ नहीं आया। उसकी नजर में वे साधारण शाश्वत सच्चे देवता सिर्फ भोजन के ही योग्य थे। इसके अलावा भाई शांग के साथ मेरी बातचीत वास्तव में उनकी मदद लेने की अधिक होती है। लुओ फेंग ने कहा, मैं अक्सर उनसे कलाकृतियों के शोधन कौशल के बारे में पूछता हूं और उन्होंने हमेशा बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे मार्गदर्शन दिया है। मोरोसा ने कहा, जब आप उससे मदद मांगते हैं गुरुजी, तो यह उसका महान सौभाग्य है। इस बीच मोयू क्विंग्यान चुपचाप सुनता रहा, बीच में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कभी कभी वह आश्चर्य करता था, उसका स्वामी वास्तव में बहुत शक्तिशाली था, फिर भी एक सेवक के रूप में शून्य स्थान के सच्चे देवता भगवान लुओसा बहुत सहजता से बोलते थे। मास्टर बहुत दयालु हैं, इसीलिए वह भगवान लुओसा से इस तरह का अनादर सहन करते हैं। मोयू क्विंग्यान ने मन ही मन सोचा, क्योंकि वह भी कोई अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। क्विंग्यान, लुओ फेंग ने पुकारा। गुरुजी, मोयू क्विंग्यान ने अत्यंत सम्मान के साथ उत्तर दिया। मैंने मोली मेंग से सुना है कि आपके पिता मोयू वू ने शहर के मालिक की हवेली में पद ग्रहण कर लिया है। लुओ फेंग ने पूछा। मोयू क्विंग्यान ने जवाब दिया, मेरे पिता ने मुझे भी निर्देश दिया था कि एकांतवास से बाहर आने पर गुरु का धन्यवाद करूं। मैं भी इस बारे में बात करने का अवसर ढूंढ रहा था। धन्यवाद। मोयू वू काफी विनम्र हैं। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। मेरे पिता हमेशा मेरे और मेरे तीनों भाइयों की भलाई के लिए तत्पर रहे हैं। मैं गुरु का अनुसरण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सका, मोयू क्विंग्यान ने कहा।
उन्होंने मेरे बड़े भाई को झू कुल में और मेरे सबसे छोटे भाई को स्वर्गीय ज्वाला संप्रदाय में भेजने के लिए भी पूरी कोशिश की। इसके बाद रक्त अजगर नेता की हत्या के बाद मेरे पिता को शहर के मालिक की हवेली में भर्ती किया गया और मेरे बड़े भाई का पद झू कबीले में ऊंचा हो गया, यहाँ तक कि उन्हें एक शाश्वत सच्चे देवता झू युग ने अपना शिष्य बना लिया, मो युकिंग्यान ने समझाया। लुओ फेंग आश्चर्यचकित था। झू कबीले के शाश्वत सच्चे देवता झू युग ने आपके बड़े भाई को अपना शिष्य बना लिया है? हाँ, मो युकिंग्यान ने सिर हिलाया। मेरे पिता ने कहा था कि शहर के मालिक की हवेली और झू वंश दोनों ही शायद मेरे स्वामी से संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन हुआंग शहर में बहुत कम लोग हैं जिनका मेरे स्वामी से कोई रिश्ता है, इसीलिए उन्होंने मेरे पिता और मेरे भाई पर कृपा की। लुओ फेंग ने हंसते हुए कहा। दरअसल उसके पास केवल 2 नौकर थे, एक मोरोसा, एक मोयुकिंग्यान। अन्य शक्तियां केवल मोयू परिवार से ही शुरू हो सकती थीं, जिसने वास्तव में परिवार के भाग्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। आपके तीसरे भाई के बारे में क्या ख्याल है? लुओ फेंग ने पूछा। मोयुकिंग्यान ने कहा, मेरा तीसरा भाई अभी भी स्वर्गीय ज्वाला संप्रदाय में है और बुनियादी कौशल सीख रहा है। स्वर्गीय ज्वाला संप्रदाय में कलाकृतियों को परिष्कृत करने के कौशल बहुत सख्त हैं और इन्हें बुनियादी बातों से चरणबद्ध तरीके से सीखना होगा। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। तुम्हारे पिता बहुत ही रणनीतिकार हैं। स्वर्गीय ज्वाला संप्रदाय की अच्छी प्रतिष्ठा है और उनके संप्रदाय के नेता शांतियानयान भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। झू वंश हुआंग शहर का सबसे बड़ा स्थानीय परिवार है। उन्होंने बहुत सोच समझकर और मेहनत से एक बच्चे को स्वर्गीय ज्वाला संप्रदाय में और दूसरे को झू वंश में भेजा। शहर के मालिक की हवेली के 5 महान परिवार मूल निवासी परिवार नहीं हैं। वे या तो ईश्वरीय राजा परिवारों की शाखाएं हैं या आदि अराजकता अधिपति परिवारों की शाखाएं हैं। हुआंग शहर में बसे और समय के साथ विकसित हुए असली स्थानीय परिवारों में सबसे शक्तिशाली झू कबीला है। झू कबीला अपना काम गंभीरता से करता है और अंधेरी ताकतों से नहीं उलझता, फिर भी उनकी शक्ति बेहद प्रबल है। हुआंग शहर में रक्त अजगर नेता को मारने वाले केवल कुछ ही लोग हैं और झू कबीले का मुखिया झू हु उनमें से एक है। ताकत के मामले में 5 महान परिवारों में से कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि वे झू वंश से ज्यादा शक्तिशाली हैं। बेशक पृष्ठभूमि के लिहाज से 5 महान परिवारों को अपार समर्थन प्राप्त है और वे किसी भी समय भयानक शक्तियों को चुनौती दे सकते हैं। मेरे पिता ने हम तीनों भाइयों के लिए हर संभव कोशिश की है, लेकिन मेरे पिता का शहर के मालिक के महल में प्रवेश कर पाना और मेरे बड़े भाई का एक शाश्वत सच्चे देवता द्वारा अपने साथ ले जाना, ये सब गुरु की ही देन है, मोयुकिंग्यान ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। लुओ फेंग ने कहा, यदि आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके 10 मूलभूत नियमों में महारत हासिल करें। हाँ, मोयुकिंग्यान को ये बात बहुत स्पष्ट थी कि उसे एक अविश्वसनीय अवसर मिला है, लेकिन केवल तभी जब वह इसका लाभ उठा सके। 10 मूल नियमों में निपुणता प्राप्त करना शिष्य बनने की पहली परीक्षा थी। वह प्रतिदिन अपना 90% से ज्यादा समय इन नियमों के चिंतन में लगाता था और जरा भी ढिलाई न बरतने की हिम्मत रखता था, यहाँ तक कि वह भगवान लुओसा को मनाने और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के तरीके भी सोचता था। फायर रियल्म रेस्तरां सुप्रीम ब्लैक बुचर बेहद उत्साहित था और समय से पहले ही उससे मिलने आ गया। समय के साथ ये खबर कि लुओहे ने ब्लड पाइथन लीडर को मार डाला है, धीरे धीरे हुआंग शहर के ऊपरी तबके से लेकर मध्यम स्तर तक फैल गई। ब्लैक बुचर, जो एक रेस्तरां चलाता था, आया और चला गया तथा समाचार सुनकर वह काफी अच्छी तरह से अवगत हो गया था। इसके अलावा ब्लड पाइथन एसोसिएशन का मुख्यालय खंडहर में तब्दील हो चुका है तथा जिन व्यवसायों को श्रद्धांजलि शुल्क देना पड़ता था वे पहले से ही इस पर चर्चा कर रहे थे। हाँ, लुओ फेंग ने ब्लैक बुचर के उत्साहित व्यवहार को देखा और मजाक किया। ब्लैक बुचर, क्या ब्लड पाइथन एसोसिएशन ने आपकी श्रद्धांजलि शुल्क में छूट दी है? ब्लड पाइथन एसोसिएशन के चले जाने के बाद अब श्रद्धांजलि शुल्क जैसी कोई चीज नहीं रही, ब्लैक बुचर ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। और ब्लड पाइथन के क्षेत्र पर कब्जा करने वाली बाकी 2 काली ताकतें भी मेरे पास आई हैं और कह रही हैं कि वे भविष्य में मेरे फायर रियल्म रेस्टोरेंट को श्रद्धांजलि शुल्क से मुक्त कर देंगी। ब्लड पाइथन एसोसिएशन के क्षेत्र पर कब्जा करने वाली 2 अंधेरी ताकतें, वे कौन सी 2 हैं? लुओ फेंग ने उत्सुकता से पूछा। एक है हजारों पहाड़ों का टावर, दूसरा है 6 लॉर्ड्स का गठबंधन। लेकिन दोनों ही मेरे अग्नि क्षेत्र रेस्टोरेंट के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, ब्लैक बुचर ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। मुझे पता है कि यह सब आपकी वजह से है, सुप्रीम। लुओ फेंग हल्के से मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि वे जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है। उन्हें डर है कि अगर वे नजराना वसूलेंगे तो तुम जाकर उनका सफाया कर दोगे, शांतियानयान ने दूर की एक इमारत से बाहर आते हुए कहा। भाई लुओहे, तुम तो इलाज में मुझसे भी धीमे हो, है ना? मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ गया हूँ, लुओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही वह पास आया, काले कसाई, जल्दी से कुछ खाने पीने की चीजें तैयार करो, इसमें कुछ अतिरिक्त प्रयास करो। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, ब्लैक बुचर ने उत्साह से कहा। इसके बाद लुओ फेंग और शांतियानयान एक साथ इमारत में दाखिल हुए। तुम्हें लग रहा होगा कि हुआंग शहर में कई ताकतें तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही हैं, शांतियानयान ने मुस्कुराते हुए कहा। हुआंग शहर भले ही ताकतवर लोगों से भरा हुआ लगता हो, लेकिन आखिरकार सबसे ताकतवर अस्तित्व ही सब कुछ तय करता है।
और अब तुम भी एक ऐसे सदस्य बन गए हो जो इस आदेश को प्रभावित करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अनासक्त हो और तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। स्वाभाविक रूप से कई ताकतें आपको जीतना चाहती हैं और इसके लिए वे ऊंची कीमत चुकाने को तैयार हैं। मुझे जीतना चाहते हो, सामान्य कीमत मेरा ध्यान खींचने के लिए पर्याप्त नहीं है। लुओ फेंग ने शांग तियानयान के लिए खुद शराब डाली। आओ पीते हैं। भाई लुओ ही स्वयं शराब डाल रहे हैं, बहुत कम लोगों को इसका स्वाद चखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शांग तियानयान ने प्रसन्नतापूर्वक अपना प्याला उठाते हुए कहा। एक ड्रिंक के बाद शांग तियानयान ने आश्चर्य से बाहर देखा। उस समय मोयू किंग्यान स्वाभाविक रूप से इमारत के बाहर पहरा दे रहा था, जबकि मोरोसा पास ही एक बड़ी चट्टान पर बैठा था, शराब के जग से घूंट ले रहा था और साथ ही फायर रियल रेस्तरां से कुछ खाने का ऑर्डर दे रहा था। आपका नौकर काफी आराम से लग रहा है, शांग तियानयान ने कहा। जब मैं अभी भी एक सच्चा देवता था तब भी वह मेरे पीछे पीछे आया था। वह एक सेवक हो सकता है लेकिन वह मेरे भाई जैसा है, लुओ फेंग ने कहा। वैसे मैंने आज आपको इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि मुझे शरीर शोधन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। शरीर का परिष्करण कलाकृति परिष्करण की ही एक शाखा है। अपनी कोई भी परेशानी मुझे बताए, शांग तियानयान ने कलाकृति परिष्करण के बारे में पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। एक ने पूछा, दूसरे ने उत्तर दिया। लुओ फेंग ने शरीर शोधन के दूसरे चरण के बारे में प्राइमल कैस ग्रेट स्ट्रेंथ डायग्राम में कुछ हैरान करने वाले बिंदुओं के बारे में पूछताछ की, और शांग तियानयान ने आसानी से विभिन्न कोणों से इन उलझनों को स्पष्ट किया, जिससे लुओ फेंग को ज्ञान प्राप्त हुआ। निगला हुआ सितारा 2 मूल भूमि C34 अध्याय 33। दूसरा शरीर शोधन। आदि अराजकता महाशक्ति आरेख शाश्वत सच्चे ईश्वर स्तर पर 3 शरीर शोधन सत्रों की आवश्यकता बताता है। यदि तीसरे शरीर शोधन के लिए नियम के रहस्यों की उच्च समझ और कलाकृतियों के शोधन में कौशल की आवश्यकता होती है, तो दूसरे शरीर शोधन की आवश्यकताएं अपेक्षाकृत बहुत कम होती हैं। लुओ फेंग, जिन्होंने कानूनों के सार को समझ लिया था और हुआन शहर में शीर्ष कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाले मास्टरों में से एक, शांग तियानयान के मार्गदर्शन के साथ अपने पिछले संचय के साथ इस भोजन अवधि के दौरान दूसरे शरीर शोधन के प्रमुख बिंदुओं को पूरी तरह से समझ लिया था। मुझे लगता है कि मैंने सिद्धांत समझ लिया है, अब अभ्यास की बारी है, लुओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सिद्धांत आधार है लेकिन अभ्यास ही शक्ति का सच्चा प्रतिबिंब है, शांग तियानयान ने हंसते हुए कहा। भाई लुओ हे, चूंकि आप अपने शरीर को निखार रहे हैं, इसलिए अगर आप कभी कभार असफल भी हो जाते हैं तो भी आप इसे फिर से निखार सकते हैं। शरीर को निखारना कलाकृतियों को निखारने से कहीं ज्यादा आसान है। एक ईश्वरीय शरीर भले ही लगभग नष्ट हो जाए फिर भी ठीक हो सकता है, इसलिए शरीर के शोधन में त्रुटि की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। वहीं हथियार, कवच, मैकेनिकल स्ट्रीम, सीक्रेट ट्रेजर्स वगैरह गढ़ने में गलतियों की संभावना बहुत कम होती है। हाँ, अगर शरीर का शोधन कलाकृतियों के शोधन जितना ही कठिन होता तो शरीर शोधन का मार्ग इतना समृद्ध नहीं होता, लुओ फेंग हंसा। कई लोग अन्य साधनाओं के साथ शरीर शोधन की साधना करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कलाकृतियों का शोधन भी करते हैं। आखिरकार ये दुनिया ताकत को सबसे ज्यादा महत्व देती है। मजबूत कलाकृतियों को निखारने का क्या फायदा? शांग तियानयान ने अपना सिर हिलाया। ज्यादा ताकतवर इंसान के सामने क्या तुम्हें अपना सिर झुकाना नहीं पड़ता? लुओ फेंग ने सिर हिलाया। उसका गुरु, पहाड़ पर बैठा मेहमान, ईश्वरीय राजा स्तर के हथियारों को निखार सकता था और उसके कई दोस्त भी थे, लेकिन इससे क्या हासिल हुआ? शी साम्राज्य की धमकियों का सामना करते हुए जिन राज्य के सामने केवल बर्बादी का रास्ता था। पर्वतीय अतिथि ने उन मित्रों पर अपनी आशाएं नहीं टिकाई, बल्कि ब्रह्मांड महासागर की ओर भाग गया। अंततः दूसरों पर निर्भर रहना कभी भी स्वयं पर निर्भर रहने जितना अच्छा नहीं होता। मंडप के अंदर शांग तियानयान और लुओ फेंग एक पल के लिए चुप हो गए। शांग तियानयान की आंखें दूर हो गईं, मानो वह उस आकृति को देख रहा हो जिसे वह दिन रात देखता रहता था। फायर रियल रेस्तरां। सूजी लगन से व्यंजन तैयार कर रहा था। एक सदी से भी ज्यादा समय से इस छोटे से भोजनालय में काम करने के कारण वह धीरे धीरे कुछ सामान्य व्यंजनों में भी निपुण हो गया था। हो गया, सूजी ने हाथ हिलाते हुए कहा। एक स्वादिष्ट व्यंजन सफलतापूर्वक परोसा गया और एक अन्य परिचारक उसे ले गया। भाई सूजी की पाककला कौशल काफी उल्लेखनीय हो गई है, फायर रियल रेस्तरां के अन्य रसोइयों ने प्रशंसा की, जो ब्लैक बुचे के शिष्य थे और काफी समय से उनका अनुसरण कर रहे थे। मेरे बड़े भाइयों की तुलना में मेरा खाना पकाने का हुनर अभी भी बहुत साधारण है, सूजी ने मुस्कुराते हुए कहा। खाना बनाना आना उसके लिए एक बड़ी उन्नति थी। सूजी। अचानक एक चीख निकली। ये सुनकर सूजी ने माफी मांगी। मेरा भाई यहाँ है, मैं एक पल के लिए बाहर जाऊंगा। अन्य रसोइयों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सूजी अभी भी सीख रहा था और केवल कुछ अपेक्षाकृत सरल व्यंजन ही बना सकता था, जो अभी तक मुख्य व्यंजन नहीं बन पाए थे। बाहर कदम रखते ही सूजी ने देखा कि सुयू उसका इंतजार कर रहा है। सुयू, सूजी ने कुछ आश्चर्यचकित होकर कहा, तुम? सुयू उत्साह से भरा हुआ था, उसकी मुस्कान शानदार थी। मैंने सफलता हासिल कर ली है। मैं आखिरकार शून्य सच्चे ईश्वर के दायरे में पहुंच गया हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, उत्साहित सूजी ने कहा। हम एक सदी से भी ज्यादा समय से हुआन शहर में हैं और तुम, सुयू, आखिरकार शून्य सच्चे ईश्वरीय क्षेत्र में पहुंच गए हो। दोनों भाई मौके की तलाश में शहर आए थे। एक दियाओरो परिवार का रक्षक बन गया और दूसरे को फायर रियल रेस्टोरेंट में भर्ती कर लिया गया।
मैंने अवसर का लाभ उठाया और डियाओरो परिवार की युवा कुमारी द्वारा दिए गए कुछ संसाधन प्राप्त किए। मेरा वंश परंपरा शुद्धिकरण सफल रहा और मैं सफलता प्राप्त कर चुका हूँ, सु यून ने अपने भाई की ओर देखते हुए कहा। सूजी, हम अपने कबीले में सर्वोच्च प्रतिभा वाले थे और साधारण साधना गुप्त तकनीकों से हम दोनों कम उम्र में ही सच्चे ईश्वर के 9वें क्षेत्र तक पहुंच गए। हुआन शहर में शक्तिशाली गुप्त तकनीकों और कुछ संसाधनों के साथ मैं शून्य स्थान का सच्चा देवता बन गया हूं और आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये सुनकर सूजी का खून खौल उठा। दोनों में वास्तव में ऐसी प्रतिभाएं थीं जो एक दूसरे से बहुत अलग नहीं थीं और उनके कबीले के नेता ने सोचा कि ये दोनों युवा जूनियर हुआन शहर में अपना नाम बना सकते हैं। मेरे संसाधन लगभग समाप्त हो चुके हैं और मैं अभी आपकी मदद नहीं कर सकता, सु यून ने कहा। लेकिन अब जब मैं शून्य अंतरिक्ष का सच्चा देवता हूं तो किसी शक्ति में शामिल होना और मध्य श्रेणी का हिस्सा बनना आसान हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो मैं तुम्हें भी शामिल कर लूंगा। हम दोनों भाइयों के साथ मिलकर काम करने से मुझे विश्वास है कि तुम भी जल्द ही शून्य अंतरिक्ष के सच्चे देवता बन जाओगे। मैं फायर रियल रेस्तरां में काफी अच्छा कर रहा हूं और मेरे मालिक मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, सूजी ने जल्दी से जवाब दिया। खुद को रसोईया बनाकर तुम प्राइमल कैस क्रिस्टल कब इकट्ठा कर पाओगे? सु यून मुड़ा और चला गया। धैर्य से प्रतीक्षा करो, एक बार जब मैं नई शक्ति में स्थापित हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें खींच लूंगा। सु यून, जिसे मारे जाने या लूटे जाने का डर था, वो गुप्त रूप से खेती करने के लिए अपने घर में छिपा हुआ था। अंततः संसाधनों की मदद से वह बाहर निकलने में सफल रहा। अब जब वह बहुत उत्साहित था तो उसने सोचा कि उसके भाई सूजी का रसोईया बनने का निर्णय बहुत मूर्खतापूर्ण था। आह, सूजी ने अपने भाई को जाते हुए देखा। सूजी, काला कसाई पास आया। गुरु, सूजी ने आदरपूर्वक अभिवादन किया। उसके लगातार अच्छे प्रदर्शन और लुओ फैन के साथ उसके संबंधों के कारण उसे ब्लैक बुचर ने औपचारिक रूप से अपना शिष्य स्वीकार कर लिया था। तुम्हारा बड़ा भाई सही कह रहा है, एक रसोइये के तौर पर संसाधन जमा करना बहुत धीमा होता है, काले कसाई ने कहा। इतने लंबे समय के बाद भी मैंने सीमित संसाधन ही जमा किए हैं। शायद अपने भाई का अनुसरण करने से तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। सूजी ने सिर हिलाया। कबीले में साथ शिकार करते समय सु यून हमेशा जोखिम उठाना पसंद करता था। हुआंग में भी वह ऐसा ही है। वह 10 बार सफल हो सकता है, लेकिन अगर वह एक बार भी असफल हो जाए तो बस। इससे पहले डियाओरो परिवार की गुफा हवेली के सभी लोग, यहां तक कि पहरेदार भी, मारे गए थे। वह सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि वह अग्निलोक रेस्तरां में सर्वोच्च प्रभु लुओहे के साथ था। मैंने उसे सलाह दी लेकिन वह नहीं माना। गुरुजी, मैं यहीं अग्निलोक रेस्तरां में रहकर सीखना चाहता हूँ। अगर तुम अग्निलोक रेस्तरां में रुकना चाहो तो बेशक, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, काले कसाई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर सहमति जताई। वह इस शिष्य को पूरे विश्वास के साथ विकसित कर सकता था क्योंकि वह अग्निलोक रेस्तरां में अपनी जड़ें जमाना चाहता था। मुझे लगता है कि पाककला का रास्ता मेरे लिए ज्यादा उपयुक्त है, सूजी ने कहा। खाना पकाने में ईश्वरीय शक्ति और आध्यात्मिक इच्छा शक्ति का भी इस्तेमाल होता है, ये साधना का एक रूप भी है। काले कसाई ने संतुष्टि में सिर हिलाया और फिर चला गया। मंडप स्वामी के चले जाने पर अन्य परिचारक शीघ्र ही वहां एकत्रित हो गए। सूजी, तुम्हारा भाई शून्य स्थान का सच्चा देवता बन गया है। हुआंग शहर में प्रवेश करना और मात्र 1 शताब्दी से भी कम समय में शून्य स्थान का सच्चा देवता बन जाना बहुत प्रभावशाली है। मैंने हजारों वर्षों तक संघर्ष किया है और अभी भी सच्चे ईश्वर के अष्टांगिक क्षेत्र में ही हूँ। भाई सूजी पहले से ही जनजाति में 9 गुना क्षेत्र में थे, उनकी प्रतिभा हमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। सेवकों ने ईर्ष्या से कहा। उनकी योग्यताएं सूजी से कहीं कम थीं और उनमें से अधिकांश को काले कसाई ने औपचारिक रूप से शिष्य नहीं बनाया था। सूजी मुस्कुराया, हालांकि उसकी भावनाएं जटिल थीं। अपने गुरु के सामने वह निर्णायक रहा था, अपनी सच्ची बात कह रहा था। लेकिन जब उसका भाई, जो उसके साथ पला बड़ा था, सु यून शून्यता का सच्चा देवता बन गया था, तो उसे चुनौती का दंश कैसे महसूस नहीं होता? क्या ये सचमुच वैसा ही हो सकता है जैसा सु यून ने कहा था कि मुझे अवसरों का लाभ उठाने के लिए जोखिम उठाना होगा? सूजी ने सोचा, लेकिन कबीले के नेता ने कहा था कि शिकार करते समय अपनी जान जोखिम में डालने से बेहतर है कि 10 मौके छोड़ दिए जाएं। पाककला का मार्ग धीमा जरूर हो सकता है, लेकिन ज्यादा पक्का है। कुछ 100 युगों में मैं जरूर पर्याप्त संसाधन जुटा लूंगा, सूजी ने मन ही मन सोचा। छोटी सी इमारत के अंदर लुओ फैंग ने सूजी और सु यून के बीच हुई मुलाकात भी देखी। दोनों भाई लुओ फैंग के साथ हुआंग शहर में दाखिल हुए थे, जिससे उनके बीच एक खास रिश्ता बन गया था। हुआंग शहर के सभी मूल सच्चे देवता बहुत संघर्ष करते हैं, शांग त्यान्यान ने बाहर देखते हुए कहा। अधिकांश लोग अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर भी बेतहाशा जोखिम उठाते हैं, लेकिन अक्सर अपनी सफलताओं में असफल हो जाते हैं। सु यून में इतनी प्रतिभा है कि उसने एक ही बार में सफलता हासिल कर ली। लुओ फैंग ने सिर हिलाया। दोनों भाई काफी प्रतिभाशाली हैं। काले कसाई की पाककला अद्भुत है, कलाकृतियों के शोधन और कीमिया के बराबर, जिसमें आत्मा को छूने वाले स्वाद बनाने के लिए दैवीय शक्ति और आध्यात्मिक इच्छा शक्ति का एक आदर्श संयोजन आवश्यक है। सूजी की योग्यता इस बात से भी स्पष्ट है कि उन्होंने कितनी जल्दी इसमें महारत हासिल कर ली। शांग त्यान्यान ने अपने वाइन ग्लास को आराम से पकड़ते हुए कहा, उन दोनों में प्रतिभा है, लेकिन हुआंग शहर में सच्चे देवताओं की विशाल मात्रा में से उनमें से अधिकतर में ऐसी प्रतिभा का अभाव है। आप किसकी प्रशंसा करते हैं?
लुओ फेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। अगर मैं छोटा होता तो सुइयों की ज्यादा तारीफ करता, लेकिन अब शांग तियानयान ने अपने गिलास में शराब पीते हुए कहा, मैं सूजी की ज्यादा तारीफ करता हूँ। लुओ फेंग ने सिर हिलाया, उसकी नजर फायर रियल्म रेस्तरां में कुछ ईर्ष्यालु परिचारिकाओं पर पड़ी। साधना का मार्ग लालच को रोकता है। अग्निलोक रेस्तरां के साधारण सेवकों की तुलना में सूजी पहले से ही बहुत भाग्यशाली है। लुओ फेंग खड़ा हो गया। हाँ, लालच मना है। शांग तियानयान ने सिर हिलाया, कहना तो आसान है, लेकिन कितने ताकतवर लोग इसे कर पाते हैं। मैंने पहले भी लालच में गलतियां की हैं। कुछ गलतियां सुधारी जा सकती हैं, कुछ एक बार हो जाने के बाद उन्हें वापस नहीं किया जा सकता। लुओ फेंग ने सिर हिलाया और कहा, भाई शांग, वापस आते ही मैं बंद कमरे में साधना करूंगा। अगर आपको कोई जरूरी काम हो तो आप लुओसा को भी संदेश भेज सकते हैं। बंद कमरे में साधना करते समय व्यक्ति को पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है और संचरण टोकन स्वाभाविक रूप से बंद हो जाएगा। अन्यथा ज्वाला वायु संघ के डाक हॉल और कुछ परिचितों के संदेश लुओ फेंग की एकाग्रता को भंग कर देंगे। जब तक संदेश लुओसा को दिया जाता रहा, वह आध्यात्मिक संचरण के माध्यम से लुओ फेंग से संपर्क कर सकता था। ठीक है, शांग तियानयान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, अगर कोई आपात स्थिति होगी तो मैं निश्चित रूप से संपर्क करूंगा। वे दोनों एक साथ बाहर चले गए और अग्नि क्षेत्र के मंडप मास्टर ब्लैकबुच दो शाश्वत सच्चे देवताओं को विदा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से बाहर आए। लुओ फेंग, मोरोसा और मोयू किंग्यान के साथ अग्नि क्षेत्र रेस्तरां से निकले और पहले ज्वाला पवन मंडप में गए, जहां उन्होंने दूसरे शरीर शोधन के लिए आवश्यक बड़ी मात्रा में सामग्री खरीदी। पहले शरीर शोधन के लिए मैंने लगभग 1 लाख कॉस्मिक सेंट के बराबर सामग्री का इस्तेमाल किया। दूसरे शोधन के बारे में मेरी समझ के अनुसार मुझे अनुमान है कि मुझे 6,50,000 कॉस्मिक सेंट के बराबर सामग्री की आवश्यकता होगी। लुओ फेंग ने सोचा, कुछ नुकसानों को ध्यान में रखते हुए मुझे थोड़ी और तैयारी करनी चाहिए और 7 लाख कॉस्मिक सेंट के बराबर सामग्री खरीदनी चाहिए। संपूर्ण उत्पत्ति भूमि में प्रसिद्ध फ्लेम विंड पवेलियन ने 700,000 कॉस्मिक सेंट के लिए आवश्यक सामग्री को केवल कुछ कप चाय पीने और बातचीत करने में लगने वाले समय में ही एकत्र कर लिया। चूंकि कुछ सामग्रियां आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए हमें इस बार उन्हें अपने सहयोगी संघों से ही मंगवाना पड़ा, फ्लेम विंड संघ के उपाध्यक्ष ने कहा। अगर भाई लुओ हे भविष्य में और ज्यादा खरीदने का इरादा रखते हैं तो डाक हॉल के जरिए पहले से ऑर्डर देना बेहतर होगा। हम पहले से तैयारी कर सकते हैं। आखिरकार वे एक बड़े शहर में केवल एक शाखा थे और उनका भंडारण भी सीमित था। ठीक है, लुओ फेंग ने जेड शीशी उठाई जिसमें 700,000 कॉस्मिक रेत की भारी मात्रा में सामग्री थी, जिनमें से कई पहाड़ों की तरह ढेर में थी। आदिम अराजकता महान शक्ति आरेख ने कई संसाधनों का उपभोग नहीं किया, लेकिन लुओ फेंग का ईश्वरीय शरीर बहुत विशाल था। अगला तीसरा बॉडी रिफाइनमेंट होगा और जरूरी सामान कई गुना बढ़ जाएगा। मुझे पहले से बुकिंग करानी होगी, लुओ फेंग ने सोचा। हालांकि मैं अभी इतना सामान नहीं खरीद सकता, मैं अभी भी बहुत गरीब हूँ। सामग्री खरीदने के बाद लुओ फेंग अपने 2 नौकरों के साथ जल्दी से चला गया। वाह, वे वापस गुफा भवन में उड़ गए, जहां लुओ फेंग ने उड़ने वाली नाव को रखा और मोरोसा और मोयू किंग्यान स्वाभाविक रूप से उसके बगल में उतरे। किंग्यान, लुओ फेंग ने निर्देश दिया, मैं बंद कमरे में लंबे समय तक साधना करने की योजना बना रहा हूँ, इसलिए तुम्हें हमेशा गुफा भवन में प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम घर जाकर कभी भी आ सकते हो। शुक्रिया गुरु, मोयू किंग्यान ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। जब से उसने लुओ फेंग का पीछा करना शुरू किया था, वह एक बार भी पीछे नहीं गया था। मेरा क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मोरोसा ने तुरंत पूछा। पिछली बार जब गुरु बंद कमरे में साधना कर रहे थे तो वह 1 युग से भी ज्यादा समय तक चली थी। जब तक तुम कोई उपद्रव नहीं मचाते, तुम हुयांग शहर में आजादी से घूम सकते हो, लुओ फेंग ने कहा और सीधे भूमिगत हॉल की ओर उड़ गया। जैसे ही वह अंदर गया, भूमिगत हॉल के दरवाजे जोर से बंद हो गए और सेना ने काम करना शुरू कर दिया, जिससे अंदर का हिस्सा बाहर से अलग हो गया। लुओ फेंग ने बंद दरवाजे के पीछे साधना शुरू कर दी थी। प्रभु लुओसा, तो मैं पहले वापस जाऊंगा, मोयू किंग्यान ने सम्मानपूर्वक कहा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मैं चारों ओर देखने जा रहा हूँ, मोरोसा ने खुशी से कहा, जो पहले ही गुफा वाली हवेली से बाहर निकलकर उसके आगे निकल गया था। मालिक सिर्फ उन कुछ उबाऊ जगहों पर ही जाते हैं। हुआंग शहर में कई मजेदार जगहें हैं। दोनों नौकर एक के बाद एक चले गए। संपूर्ण गुफा भवन शांतिपूर्ण था, केवल लुओ फेंग ही साधना में व्यस्त था। निगला हुआ सितारा 2, मूल भूमि। C35 अध्याय 34 वह यहाँ है। लुओ फेंग के एकांतवास के 500 से अधिक दिनों बाद भूरे वस्त्र पहने एक व्यक्ति दक्षिणी शहर के द्वार से हुआंग शहर में प्रवेश किया। आखिरकार मैं हुआंग शहर पहुंच गया हूँ। धूसर वस्त्रधारी वह व्यक्ति आराम से उड़ रहा था, आदतन अपने छोटे से ब्रह्मांडीय क्षेत्र में खुद को ढांक रहा था, जिससे वह शहर के मालिक की हवेली की निरंतर निगरानी और आसपास के अन्य साधकों द्वारा अदृश्य हो गया। हत्या मिशनों में भाग लेने के आदी होने के कारण वह अपनी उपस्थिति को छिपाने का आदी हो गया था। ये यू साम्राज्य की सीमा है। एक सीमावर्ती शहर होने के नाते हुआंग किसी भी औसत बड़े शहर से कहीं ज्यादा समृद्ध है। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने बहुत कुछ देखा और जाना था। देखा कि आकार, साधकों की संख्या और जीवंतता के मामले में हुआंग शहर उन बड़े शहरों में सबसे ऊंचा था जहां वह गया था।
अचानक बूम, एक विशाल उड़ता हुआ खजाना तेज गति से आकाश में उड़ गया, हवा को मत डाला और आसपास के वातावरण को अस्त व्यस्त कर दिया। जल्दी रास्ते से हट जाओ, दूर रहो। उड़ते हुए खजानों को चलाने वाले कुछ साधारण सच्चे देवताओं ने जल्दबाजी में बचकर निकल गए, और यहाँ तक कि शून्य अंतरिक्ष के कुछ सच्चे देवताओं के पास भी किनारे की ओर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हुआंग शहर में जो लोग इतनी लापरवाही से हमला करने की हिम्मत करते हैं, वे आमतौर पर कुछ पृष्ठभूमि वाले शक्तिशाली परिवारों के वंशज होते हैं। हुआंग शहर के नियमों के अनुसार केवल हत्या ही एक गंभीर अपराध मानी जाती है। उड़ते हुए खजाने से हुई मामूली टक्कर पर भी शायद ही कोई कड़ी सजा दी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा कुछ प्राइमल कैश क्रिस्टल का जुर्माना लगाया जाएगा। कई किसान असहाय थे। विशाल उड़ते खजाने के भीतर कई रक्षक, शराब पी रहे प्रमुख परिवारों के 6 प्रसंचित वंशज तथा संगीत बजाते हुए संगीतकार थे। मेरा संगीतकार कैसा है? ड्रीम फ्लावर पवेलियन वालों से कम तो नहीं है ना? वंशजों में से एक खिलखिलाकर हंसा। उस पल में अदृश्य रूप से कानून के स्रोत को सूक्ष्मता से हेरफेर किया गया। उड़ते हुए खजाने की सीमा के भीतर के नियमों को बदल दिया गया। सभी प्राणी, वे प्रमुख वंशज, सेवा करने वाले सेवक, संगीतकार, आसपास के रक्षक चुपचाप धूल में मिल गए और दुनिया में बिखर गए। विशाल उड़ता हुआ खजाना अब दैवीय शक्ति से संचालित नहीं था। आकाश में एक चाप बनाता हुआ दूर एक गुफानुमा हवेली की संरचना से टकराया। संरचना द्वारा अवरुद्ध होकर वह हवेली के बाहर सड़क पर गिर गया, जिससे कई साधकों में हड़कंप मच गया। इस बात ने मुझे लगभग झकझोर दिया। धूसर वस्त्रधारी आकृति उड़ती हुई आगे बढ़ी, दूर उड़ते विशाल खजाने पर नजर डालते हुए। अपने वरिष्ठों की अवज्ञा करना मृत्युदंड के योग्य है। उसके लिए कमजोर लोगों के एक समूह को खत्म करना एकमात्र विचार था। भूरे वस्त्र पहने वह व्यक्ति घटना से बेपरवाह होकर आराम से उड़ता रहा। उसके लंबे जीवनकाल में ऐसी घटनाएं आम थीं। अलग अलग शहरों में अपने हत्या अभियानों के दौरान जो भी उसे जरा भी उकसाता, उसे वह मार डालता था। चूंकि वह हमेशा अपना रूप छुपाता था और पहले कोई बातचीत नहीं हुई थी, इसलिए अधिकारियों के लिए हत्यारे की पहचान करना नामुमकिन था। दुर्घटनाग्रस्त हुए विशाल उड़ते खजाने के स्थान पर हुआंग गार्ड्स के गश्ती दल पहुंचे। क्या आप सोच सकते हैं कि महान परिवारों के इन वंशजों को दिन दहाड़े मार दिया गया? वहां पहुंचे हुआंग गार्ड्स हैरान और क्रोधित थे, क्योंकि उन्होंने उड़ते हुए खजाने का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। गड़गड़ाहट टिल्डर टिल्डर टिल्डर, एक विशाल शल्क से ढका विदेशी जानवर, जिसकी पीठ पर 3 तलवारें थीं, आकाश से टूटकर आया। कमांडर, आसपास के हुआंग गार्डों ने सम्मानपूर्वक सलामी दी। विशाल काले शल्क वाले तलवारधारी विदेशी जानवर के सिर पर एक आकृति थी, जो कोई और नहीं बल्कि कमांडर मोलिशियाओ का सबसे प्रिय युवा शिष्य गाओवो शुई था। अब गाओवो शुई का आभामंडल काफी प्रबल था और वह पहले से ही एक शाश्वत सच्चा देवता था। मुझे संदेश मिला है कि क्यूमेंग शाही परिवार के वंशजों सहित कुल 6 प्रमुख परिवार के वंशज तुरंत मर गए, और उनके साथ आए सभी नौकर और रक्षक भी मर गए। गाओवो शुई ने नीचे देखा। क्या आपको घटनास्थल पर कुछ मिला? कमांडर को रिपोर्ट करते हुए, हमले का कोई निशान नहीं है, न ही कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव है, हुआंग गार्ड्स के एक कैप्टन ने बताया। बिना आवाज के ऐसा करने के लिए अपराधी एक शाश्वत सच्चा ईश्वर होना चाहिए। गाओवो शुई 3 तलवारों वाले विदेशी जानवर के ऊपर खड़ा होकर दुर्घटनाग्रस्त उड़ते खजाने को देख रहा था, जबकि उसका छोटा ब्रह्मांडीय क्षेत्र स्वाभाविक रूप से गहन निरीक्षण के लिए क्षेत्र को घेरे हुए था। बिना किसी निशान के हत्या, फिर भी पीड़ितों के खजाने उड़ती हुई नाव के अंदर ही रहते हैं। जाहिर है हत्यारा इन गहनों को तुच्छ समझता है। गाओवो शुई ने भौहें चढ़ाई। जिसने ये काम किया है वो जरूर कोई शाश्वत सच्चा ईश्वर होगा। गहन अनुभव संचय के साथ उसने हाल ही में एक शाश्वत सच्चे देवता बनने की दिशा में एक सफलता प्राप्त की थी। अपने गुरु कमांडर मोलिशियाओ की कृपा से वह तुरंत ही हुआंग गार्ड्स के शीर्ष 10 कमांडरों में से एक बन गया। वर्तमान में वह हुआंग गार्ड्स के शीर्ष 10 यांत्रिक खजानों में से एक 3 तलवारों वाला आकाश विभाजक जानवर का संचालन कर रहा था। हुआंग की 10 महान सेनाओं की तुलना में हुआंग गार्ड्स की समग्र ताकत काफी कमजोर थी, और उनकी सेना श्रेणी के खजाने की शक्ति भी बहुत कम थी। 3 तलवार वाले आकाश विभाजक जानवर को संचालित करने के लिए केवल एक शाश्वत सच्चे भगवान और शून्य अंतरिक्ष के 3000 सच्चे देवताओं की आवश्यकता थी। नगरपालिका के भवन ने शहर भर में निगरानी की समीक्षा की है, लेकिन हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला है। गाओवो शुई ने सिर हिलाया। अगर वह शाश्वत सच्चा ईश्वर बहुत सतर्क है, तो नगरपालिका का भवन उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। जांच करो, हर निशान की जांच करने का तरीका खोजो और पता लगाओ कि किसने हमारे परिवार के वंशजों पर हमला करने और उन्हें मारने की हिम्मत की। जांच करें, जो कोई भी जियांग वंश के वंशज को मारने की हिम्मत करता है, उसकी पूरी तरह से पहचान की जानी चाहिए। जिन 6 प्रमुख परिवारों के वंशजों की मृत्यु हुई, वे 5 महान परिवारों में से 2 से थे, जिनमें क्यूमेन शाही परिवार का एक वंशज और जियांग वंश का एक वंशज शामिल था। स्वाभाविक रूप से शहर के मालिक की हवेली ने सुराग ढूंढने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ जांचकर्ताओं को लगा दिया, लेकिन जल्द ही कोई खोज नहीं हो पाए। इन पारिवारिक वंशजों की मृत्यु का कोई खास महत्व नहीं था, क्योंकि इतने वर्षों में क्यूमेन जैसे शाही परिवारों के सदस्यों की संख्या अनगिनत हो गई थी। हुआंग शहर में रहने वाले लोग क्यूमेन शाही परिवार की एक छोटी सी शाखा मात्र थे। लगता है जिन बड़े परिवारों को मैंने मारा है, उनके वंशज बिल्कुल साधारण थे। धूसर वस्त्रधारी आकृति हुआंग शहर में बेफिक्री से उड़ी।
इतना समय बीत गया है और अभी तक कोई भी शक्तिशाली प्राणी मेरा पता नहीं लगा पाया है। जाहिर है शहर के मालिक की हवेली ने मुझे ढूंढने के लिए भविष्यवाणी का सहारा नहीं लिया है। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने सोचा। वह हत्याओं का आदी था और कारण प्रभाव को छिपाने के लिए हर संभव कोशिश कर चुका था, जिससे उसे ढूंढना मुश्किल हो गया था। भविष्यवाणी एक ज्यादा व्यावहारिक तरीका था, हालांकि इसकी कीमत ज्यादा थी। वह मनमौजी था, जब चाहता तब वार कर देता था, यहाँ तक कि उसने एक आदिम अराजकता अधिपति के बच्चे को भी कुचलकर मार डाला था। उस घटना ने वाकई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। सौभाग्य से उस आदिम अराजकता अधिपति के 300 से ज्यादा बच्चे थे और एक की मृत्यु के कारण उसके पीछे कोई विशेष रूप से शक्तिशाली सेना नहीं भेजी गई। इस कारण वह अपनी विरासत से प्राप्त जीवन रक्षक तकनीकों की मदद से उस संकट से बच निकला और इस तरह वह यू साम्राज्य की ओर भाग गया। यू राज्य में वह अपरिवर्तित रहा तथा अपनी इच्छानुसार हत्या करता रहा। मैं शाश्वत सच्चे ईश्वर लुओहे के बारे में सारी जानकारी खरीदना चाहता हूँ। धूसर वस्त्रधारी आकृति डाक हॉल के ट्रांसमिशन ऑर्डर के माध्यम से संपर्क करते हुए हवा में उड़ी। लुओहे की सारी जानकारी 100 कॉस्मिक सेंट के बराबर है, क्या आप खरीद की पुष्टि करते हैं? डाक हॉल ने उत्तर दिया, खरीदो। धूसर वस्त्रधारी आकृति को कीमत की परवाह नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि बुद्धि के भी अपने स्तर होते हैं और उच्च स्तर ज्यादा महंगा होता है और सारी बुद्धि तो और भी महंगी होती है। सौभाग्य से ज्वाला पवन मंडप को लुओ फैन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए इस बुद्धि की कीमत ज्यादा नहीं थी। यंग कैंग 100 कॉस्मिक सेंट घटा दो। तुम्हारे पास अभी भी डाक हॉल में 829 200 कॉस्मिक सेंट बचे हैं, डाक हॉल ने जवाब दिया। क्या आपके हुआंग शहर में लुओहे के लिए कोई इनाम है? ग्रे रंग के वस्त्र में व्यक्ति ने पूछा, क्योंकि उसे ट्रांसमिशन टोकन के माध्यम से कोई इनाम नहीं मिला था। कोई इनाम नहीं है, डाक हॉल ने जवाब दिया। ग्रे रंग के वस्त्र पहने व्यक्ति को बहुत नाराजगी हुई और उसने ट्रांसमिशन टोकन बंद कर दिया। ज्वाला पवन मंडप से प्राप्त जानकारी काफी विस्तृत है। धूसर वस्त्रधारी आकृति ने एक छवि भी देखी जिसमें लुओ फैन को उसके पीछे 6 जोड़ी सुनहरे पंख फैलाए हुए दिखाया गया था, जो आदिम अराजकता धारा से घिरा हुआ था। तस्वीर के आधार पर लुओहे के 6 जोड़ी पंख मैकेनिकल स्ट्रीम सीक्रेट ट्रेजर के प्राइमल कैस गोल्डन विंग्स से काफी मिलते जुलते हैं। युद्ध के निशानों को देखते हुए ब्लड पाइथन एसोसिएशन लीडर के साथ उसकी टक्कर से पता चलता है कि उसे पूरी बढ़त हासिल है और बहुत संभव है कि उसने प्राइमल कैस दायरे की चालें सीख ली हों। इस विस्तृत जानकारी में कुछ अनुमान भी शामिल थे। ज्वाला पवन मंडप से प्राप्त खुफिया जानकारी ने लगभग इसका पता लगा लिया था। हालांकि चून की पूर्ण दिव्य शरीर पहले कभी उत्पत्ति भूमि में प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए ज्वाला पवन मंडप ने इस संभावना पर विचार नहीं किया। इस प्रकार स्वाभाविक रूप से उनके अनुमान में विचलन थे। आदिम अराजकता क्षेत्र की चालें समझ ली। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति को कोई चिंता नहीं थी। शाश्वत सच्चे देवताओं के शिखर अस्तित्वों में उनकी जन्मजात प्रतिभा और आदि अराजकता कानूनों की समझ के साथ सभी आदि अराजकता कानूनों को पूरी तरह से समझे बिना भी कभी कभी कुछ हत्या की चालों को समझना संभव है। समझ चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, किसी भी प्रहार से दैवी शरीर का नाश होना तय है, धूसर वस्त्रधारी आकृति ने सोचा। सूचना के अनुसार उसे अभी अपने गुफा भवन में एकांत साधना में होना चाहिए। सबसे सावधानी का समय एकांतवास का होता है। मुझे उस अवसर का इंतजार करना चाहिए जब वह अपनी सतर्कता सबसे कमजोर करे, ताकि अचानक हमला कर सकूं। ज्वाला पवन मंडप पवेलियन मास्टर यंग कैंग हुआन शहर आया है। उसने अभी अभी डाक हॉल से लुओहे के बारे में जानकारी खरीदी है। डिप्टी पवेलियन मास्टर उस हटे कट्टे आदमी के पास गया। वह हुआन शहर आया है। ऐसा लगता है कि जिसने आज परिवार के 6 प्रमुख वंशजों की हत्या की है वह यंग कैंग है, हटे कट्टे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। डिप्टी पवेलियन मास्टर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, यह दुख की बात है कि यह जानकारी बेची नहीं जा सकती। ज्वाला पवन मंडप के नियम कठोर थे। यदि उन्हें किसी ग्राहक के रहस्यों के बारे में अन्य माध्यमों से पता चलता तो वे स्वाभाविक रूप से उसे खुफिया जानकारी के रूप में बेच सकते थे। हालांकि अगर यह ग्राहक और फ्लेमविंड पवेलियन के बीच किसी लेन देन की जानकारी थी तो उसे लीक करना बिल्कुल मना था। उदाहरण के लिए कुछ समय पहले लुओ फैंग द्वारा 700,000 कॉस्मिक सैन की आर्टिफैक्ट रिफाइनर सामग्री खरीदने की जानकारी फ्लेमविंड पवेलियन कभी भी सार्वजनिक नहीं करेगा। लेन देन गोपनीय रखा जाना चाहिए। संपूर्ण ज्वाला पवन मंडप के संचालन की निगरानी एक आत्मा संरचना द्वारा की जाती थी और मंडप मास्टर या उपमंडप मास्टर के रूप में भी वे नियमों को तोड़ने का साहस नहीं करते थे। डिप्टी पवेलियन मास्टर ने सुझाव दिया। उसने लुओहे के बारे में जानकारी खरीदी, संभवतः लुओहे से निपटने के लिए। मैं हमेशा से लुओहे को समझने में असमर्थ रहा हूं, शायद ये यंग कैंग उसकी बारीकियों को समझ सके, उस हटे कट्टे आदमी ने कहा। तारांकन 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 तारांकन। समय बीतता गया और इससे पहले कि कोई जानता, लुओ फैंग 1200 दिनों से अधिक समय तक एकांतवास में रहा तथा प्राइमल कैस ग्रेट स्ट्रेंथ डायग्राम की दूसरी परत लगभग पूरी हो चुकी थी। पहला एकांतवास एक युग से भी ज्यादा समय तक चला, मुख्यतः इसलिए क्योंकि ईश्वरीय शरीर के अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचने में काफी समय लगा। शरीर के वास्तविक परिशोधन की प्रक्रिया ज्यादा लंबी नहीं थी। इस दूसरी बार लुओ फैंग ने केवल शरीर के शोधन पर ध्यान केंद्रित किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये तेज था।
इस समय प्राइमल कैस कवच में 913वीं गुफा हवेली के भूमिगत हॉल में स्टार टॉवर के भीतर लुओ फैंग का विशाल 18 अरब किलोमीटर का विशाल ईश्वरीय शरीर पहले ही आकार ले चुका था। दूर धीर में जमा विशाल पदार्थ हवा में तैरने लगे, स्वाभाविक रूप से पिघलने लगे और फिर विशाल दिव्य पिंड में विलीन हो गए। दिव्य पिंड में विलीन होने के बाद लुओ फैंग ने भी सघन संरचना आरेखों को रिकॉर्ड करने के लिए अनगिनत विचार भेजे। पहले बॉडी रिफाइनमेंट ने मुश्किल से ही आधार तैयार किया था, ये सभी पहलुओं में अपेक्षाकृत अपरिष्कृत था। अब गुप्त खजाने की संरचना बहुत अधिक परिष्कृत है। लुओ फैंग को यह एहसास हो गया कि यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो रही है और वह बहुत स्पष्ट महसूस कर रहे थे। उनका अपना दिव्य शरीर एक अति विशाल अस्त्र गुप्त खजाना था। 18 अरब किलोमीटर ऊंचे अस्त्र गुप्त खजाने की शक्ति कल्पना से परे थी। पहले का शरीर सुधार बहुत कठिन था और इतनी शक्ति पाने के लिए केवल आकार और बल से नियम तोड़ों के सिद्धांत पर निर्भर था। लेकिन अब यह बहुत अधिक परिष्कृत हो गया था और ईश्वरीय शरीर की शक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक भयावह थी। बस टिल्डर जैसे जैसे पूरे शरीर का परिष्करण पूरा होता गया, लुओ फैंग को एक सहज आनंद का अनुभव हुआ। उसके हर हाव भाव और हर क्रिया में अब पहले से कई गुना ज्यादा शक्ति आ गई थी। यहाँ तक कि लचीलेपन और गति में भी गुणात्मक सुधार हुआ था। लुओ फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मूल भूमि पर आ गया हूँ और अभी भी ताकत में सुधार के दौर से गुजर रहा हूँ। उन सर्वोच्च स्तर के शाश्वत सच्चे देवताओं ने सामान्यतः हर पहलू को अपनी चरम सीमा तक विकसित कर लिया है। उनकी रक्त वंशावली शाश्वत क्षेत्र के 10 चरणों तक पहुंच चुकी है और उनकी गुप्त तकनीकें शाश्वत स्तर की सीमाओं तक पहुंच चुकी हैं। उनके लिए प्रगति अत्यंत कठिन है। लुओ फैंग के शाश्वत स्तर पर प्राइमल कैस ग्रेट स्ट्रेंथ डायग्राम में 3 चरण होते हैं और उन्होंने अभी केवल दूसरा चरण ही पूरा किया था। शाश्वत स्तर पर 6 ब्लेड तकनीकों वाले वर्ल्ड ब्रेकिंग 9 ब्लेड्स के लिए उन्होंने केवल 3 में ही महारत हासिल की थी। डुआनमी और डोंग हुआ जैसे ईश्वरीय राजा स्तर के धर्म के लिए प्रगति और भी धीमी थी और ली युआन तकनीक के लिए प्रगति सबसे धीमी थी, जिसका उद्देश्य समय के साथ चिंतन और संवर्धन करना था। मैं अपने मन को शांत करने के लिए टहलने जा रहा हूँ। सफल दूसरे शरीर शोधन से प्रसन्न मन में लुओ फैंग ने जल्दी से स्टार टॉवर को इकट्ठा किया और भूमिगत हॉल को अकेला छोड़ दिया। एक ही विचार से लुओ फैंग ने पाया कि गुफा हवेली में भयानक सन्नाटा था। मोरोसा और मोयू की ज्ञान अभी तक वापस नहीं लौटे थे। निगला हुआ सितारा 2 मूल भूमि C36 अध्याय 35 ड्रीम फ्लावर टॉवर मास्टर। लुओ फैंग के संदेश के बाद मोरोसा और मोयू किंग्यान दोनों तेजी से गुफा हवेली की ओर दौड़े। गुरुजी, इस बार आपका विश्राम बहुत छोटा था। मोरोसा पहले लौटा और कुछ असंतुष्टि के साथ पास ही उतर गया। बेफिक्र और आरामदायक दिन बहुत क्षणभंगुर थे। लुओ फैंग ने उसकी ओर देखा। एकांतवास की अवधि स्वाभाविक रूप से अलग अलग होती है। क्या तुम्हारे पास अभी भी पर्याप्त कॉस्मिक सेंड है? मास्टर मुझे समझते हैं। मोरोसा ने उदारतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में मैं लगभग बाहर हूँ। इसे संयम से इस्तेमाल करो। लुओ फैंग ने एक इंच जैद बोतल उछाली। स्याही की जैद बोतल को पकड़कर मोरोसा ने उसकी जांच की और उसमें 100 से ज्यादा कॉस्मिक सेंड और प्राइमल कैस क्रिस्टल के ढेर पाए। उसकी मुस्कान काफी खिल उठी। मास्टर सचमुच बहुत दयालु हैं। पूरे हुआन शहर में मास्टर से ज्यादा दयालु कोई नहीं है। ठीक है, अब और चापलूसी नहीं। लुओ फैंग मुस्कुराया। उन्होंने मोरोसा को परेशानी पैदा करने से मना किया था और बिना किसी आय के मोरोसा को कुछ जेब खर्च की जरूरत थी। तभी मोयू किंग्यान भी अपनी छोटी सी उड़न नाव चलाते हुए वापस लौट आया। उसे छुपाकर वो तेजी से लुओ फैंग के पास पहुंचा और आदरपूर्वक झुककर कहा, गुरुजी, ये दौर आपके लिए भी काफी सुखद रहा होगा। मोरोसा ने किनारे से कहा, कई ताकतों ने मुझसे दोस्ती करने की पहल की और निश्चित रूप से ताकतों ने आपके साथ भी ऐसा ही किया है। हाँ, मोयू किंग्यान ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, गुरुजी के एकांतवास के दौरान हुआन शहर की कुछ शक्तियां आपसे मिलने नहीं आ सकी, इसलिए वे मुझसे मित्रता करने आईं। मैंने कई शक्तियों को अस्वीकार कर दिया और उनकी उपेक्षा की, लेकिन 13 प्रमुख शक्तियों को अस्वीकार करने का साहस नहीं कर पाए और मैंने उनके द्वारा दिए गए उपहार स्वीकार कर लिए। कुल मूल्य लगभग 300 कॉस्मिक सेंड है। आखिरकार वह सिर्फ एक सेवक था और प्रत्येक शक्ति से उपहार बहुत महंगे नहीं थे, लेकिन लुओ फैंग की स्थिति को देखते हुए उन प्रमुख बलों को प्रत्येक को कम से कम 10 कॉस्मिक सेंड देना पड़ा। किंग्यान ने इतना कुछ इकट्ठा कर लिया है, तुम्हें तो और भी ज्यादा मिला होगा, है ना? लुओ फैंग ने मोरोसा की तरफ देखा। अभी तो तुमने कहा था कि तुम लगभग खत्म हो गए हो। मोरोसा ने उदारता से मुस्कुराते हुए उपहार स्वीकार किए और जहां तक उनकी मांग का सवाल था, उसने उन सभी को साफ तौर पर दूर कर दिया। आप जानते हैं मास्टर, हुआन शहर में रहने का खर्च कुछ हद तक काफी है। क्या उन्होंने तुम्हें ये उपहार किसी बहाने से या किसी एहसान के लिए दिए थे? लुओ फैंग ने पूछा। कुछ भी नहीं, मोरोसा ने कहा, मैंने उन्हें बस एक ट्रांसमिशन टोकन छाप दिया है। किसी भी समस्या के मामले में वे मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं उनके अनुरोधों की रिपोर्ट आपको दे सकता हूँ। मास्टर, मैंने भी किसी बात पर सहमति नहीं दी, बस संदेश भेजने का एक तरीका बताया था। मोयू किंग्यान ने आगे कहा, हालांकि झू वंश के भाई झूयू, जो एक शाश्वत सच्चे देवता हैं, ने मुझे एक संदेश देने के लिए कहा था। वे आपका स्वागत करना चाहते हैं, गुरु। लुओ फैंग ने सिर हिलाया। झू कबीला सचमुच हुआन शहर का सबसे बड़ा आदिवासी परिवार है। उनसे मिलना फायदेमंद हो सकता है।
क्या मैं दिव्य सम्राट झुयू को सूचित करूं? मोयू किंग्यान ने पूछा। हाँ, लुओ फेंग ने सिर हिलाया। मोयू किंग्यान ने तुरंत ट्रांसमिशन टोकन के साथ झुयू से संपर्क किया और इसके तुरंत बाद कहा, मास्टर, दिव्य सम्राट झुयू ने आपको आज रात ड्रीम फ्लावर टॉवर में मिलने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने काफी समय से ड्रीम फ्लावर टॉवर का दौरा नहीं किया है। लुओ फेंग ने सिर हिलाया, उसका निमंत्रण स्वीकार करो। जब लुओ फेंग अपने एकांतवास से बाहर आया तो गाओवो शुई मोली कबीले में अपने गुरु मोली जियाओ से मिलने गया। आप 3 तलवार आकाश विभाजक जानवर के साथ कैसी प्रगति कर रहे हैं? मोली जियाओ ने अपने पसंदीदा युवा शिष्य की ओर देखा। 3 तलवारों वाला आकाश विभाजक राक्षस सचमुच एक शाश्वत स्तर का यांत्रिक प्रवाह गुप्त खजाना है। अपनी पढ़ाई के बाद मैं अभी तक 3 तलवारों वाले आकाश विभाजक राक्षस के सभी कौशल बमुश्किल ही सीख पाया हूं, गाओवो शुई ने उत्तर दिया। मोली शियाओ ने उसके उत्तर पर सिर हिलाया। आपकी इच्छा शक्ति असाधारण है और आप रूप रचनाओं में भी निपुण हैं। एक शाश्वत सच्चे देवता बनने के कुछ ही समय बाद आपने 3 तलवार वाले आकाश विभाजक जानवर के सभी युद्धाभ्यासों में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। मैंने वास्तव में आपको गलत नहीं समझा था। गुरुजी, एक नव पदोन्नत शाश्वत सच्चे देवता के रूप में मुझे हुआन गार्ड्स के 10 सेनापतियों में से एक नियुक्त किया गया है। कई शाश्वत सच्चे देवता इससे असंतुष्ट हैं, गाओवो शुई ने धीमी आवाज में कहा। हुआन सेना के 10 सेनापति और हुआन रक्षक दल के 10 सेनापति सभी एक सेना स्तरीय यांत्रिक प्रवाह कोष का नेतृत्व करने में सक्षम थे। मोली शियाओ स्वयं एक सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इस प्रकार केवल 19 प्रतिष्ठित स्थान ही उपलब्ध थे। ताकत का मतलब शक्ति के साथ साथ संसाधनों से भी था। 19 आकर्षक पदों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। 5 महाकुलों के सनातन सच्चे देवताओं और उनसे जुड़े अन्य देवताओं को मिलाकर 100 से ज्यादा सनातन सच्चे देवता थे। कल्पना कीजिए कि यह प्रतिस्पर्धा कितनी कड़ी रही होगी। एक नए उन्नत सनातन सच्चे देवता गाओवो शुई के लिए एक स्थान पर कब्जा करने से स्वाभाविक रूप से कई सनातन सच्चे देवताओं का असंतोष भड़क उठा। उन हारने वालों की परवाह मत करो, मोली शियाओ ने उदासीनता से कहा। एक सैन्य स्तरीय यांत्रिक प्रवाह खजाना भी इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कौन चलाता है। मेरी तरह एक सैन्य सेना का नेतृत्व करते हुए मैं बाकी 9 सैन्य सेनाओं के सामूहिक प्रयास को दबा सकता हूँ। शून्य अंतरिक्ष के एक सच्चे देवता के स्तर पर आपकी आध्यात्मिक इच्छा एक शाश्वत सच्चे देवता के शिखर तक पहुंच गई है और आप संरचनाओं में उत्कृष्ट हैं। आप यांत्रिक प्रवाह के खजानों को संचालित करने के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त हैं। एक बार जब आप पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लेंगे तो मैं आपके लिए हुआन की 10 महान सेनाओं में से एक की कमान संभालने का अवसर ढूंढूंगा। क्यूयान सेना की कमान संभाले। गाओवो शुई आश्चर्यचकित था और उसने दबाव महसूस किया। हुआन की 10 महान सेनाएं हुआन रक्षकों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यांत्रिक प्रवाह खजानों को नियंत्रित करना और भी ज्यादा कठिन है। आपके पास पर्याप्त अनुभव होना चाहिए और यह सबसे अच्छा होगा यदि आपकी आध्यात्मिक इच्छाशक्ति आदिम अराजकता प्रभुत्व स्तर तक पहुंच सके। तब पूरे नगर स्वामी की हवेली आपके सेना का नेतृत्व करने पर आपत्ति नहीं करेगी, मोली शियाओ ने सलाह दी। गाओवो शुई ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। उसकी आध्यात्मिक इच्छाशक्ति एक शाश्वत सच्चे देवता के स्तर तक पहुंच चुकी थी, जबकि वह केवल शून्य स्थान का एक सच्चा देवता था। जहां तक आदि अराजकता अधिपति के स्तर तक पहुंचने की बात है, गाओवो शुई वास्तव में दृढ़ और उत्सुक था। आगे बढ़ो, मोली जियाओ ने सिर हिलाया। उनके द्वारा प्रशिक्षित अनेक अधीनस्थों और शिष्यों में से गाओवो शुई यांत्रिक प्रवाह खजाने के संचालन के लिए सबसे उपयुक्त थे। यही कारण था कि मोली जियाओ ने उनका बड़े पैमाने पर पालन पोषण किया। गाओवो शुई ने सम्मानपूर्वक माफी मांगी। मोली कबीले की गुफा हवेली के बगीचे से गुजरते हुए जहां मोली फेउन और दियाओरो क्यूई इंतजार कर रहे थे, उन्होंने तुरंत उसे रोक लिया। वरिष्ठ भाई गाओवो, मोली फेउन ने पुकारा। गाओवो शुई के पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह काफी परेशान महसूस कर रहा था। उसे एक शाश्वत सच्चे देवता के रूप में प्रशिक्षित करने के बाद उसने अभी तक प्रेम संबंधों में हाथ नहीं डाला था। मूल भूमि में रक्त वंश साधना प्रणाली के कारण अधिकांश जीव मांस और रक्त से बने थे और वास्तव में प्रजनन कर सकते थे। हालांकि उत्पत्ति की भूमि पर जीवन रूपों का जीवनकाल आमतौर पर बहुत लंबा होता था। सच्चे देवता 30,000 युगों तक जीवित रहते थे और शून्य स्थान और उससे आगे के सच्चे देवता के स्तर के लोगों का जीवनकाल लगभग असीमित होता था। उन्हें खाने पीने की जरूरत नहीं थी, वे बस स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को अवशोषित करके जीवित रहते थे। कई साधकों की साथी ढूंढने की कोई योजना नहीं थी। गाओवो शुई बिल्कुल ऐसी ही थी। खेती अनंत आनंद से भरी थी। पत्नी की क्या जरूरत थी? फेयुन, गाओवो शुई सिर्फ एक बनावटी मुस्कान दे सका। प्रशिक्षण के दौरान उसके गुरु ने जो कृपा दिखाई थी, उसे देखते हुए वह मोली फेयुन की उपेक्षा नहीं कर सकता था। आज ही मैं सीनियर भाई गाओवो से मिला हूँ, क्यों न हम साथ में बाहर जाकर कुछ मस्ती करें। मोली फेयुन का पूरा ध्यान गाओवो शुई पर था। कमांडर गाओवो, फेयुन लगभग हर रोज आपका नाम लेता है, दायोरो क्यू ने हंसते हुए कहा। मेरी राय में आपको मोली परिवार में चले जाना चाहिए। इस तरह आप रोज एक दूसरे से मिल सकेंगे। हाँ हाँ हाँ, हमारे यहाँ आ जाओ। हमारे घर में 10 से ज्यादा शाश्वत सच्चे देवता रहते हैं, बहुत जगह है, मोली फेयुन ने कहा। जैसे ही गाओवो शुई बोलने वाला था, मोली परिवार का एक युवा सदस्य दूर से उड़कर आया और गाओवो शुई को ध्यान से देखते हुए बोला, सेनापति गाओवो शुई। युवा मास्टर मोली लियान, गाओवो शुई ने मुस्कुराते हुए कहा।
मोली लियान, तुम यहाँ किस लिए हो? मोली फेउन ने असंतुष्ट होकर पूछा। मोली लियान ने उपहास किया। मोली कबीला भी काफी बड़ा था और मोली लियान अपनी पीढ़ी का एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसे व्यक्तिगत रूप से मोली जियाओ द्वारा प्रशिक्षित किया गया था और उसे एक शाश्वत सच्चा देवता बनने की आशा रखने वाला माना जाता था। लेकिन गाओवू शुई मोली जियाओ का पसंदीदा शिष्य था। मोली लियान ने हमेशा गाओवू शुई को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में माना था और अब जबकि गाओवू शुई पहले एक शाश्वत सच्चा देवता बन गया था और उसे हुआंग गार्ड के 10 कमांडरों में से एक के रूप में पदोन्नत किया गया था, मोली लियान स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या और जलन महसूस कर रहा था। कमांडर गाओवू शुई बुराई से ऐसे नफरत करते हैं मानो वह उनका निजी दुश्मन हो। मैं इसकी सराहना करता हूँ, मोली लियान ने हाथ हिलाकर एक सुनहरा कंकड़ उछालते हुए कहा। ये स्मृति रत्न मेवू परिवार के मेवू क्यू के पापों का प्रमाण दर्ज करता है। मेवू क्यू की दुष्टता, यहाँ तक कि वे अंधेरी ताकतें भी उनके सामने कहीं नहीं टिकती। मुझे आश्चर्य है कि कमांडर गाओवू शुई इस राक्षसी अपराधी से कैसे निपटेंगे। मोली लियान, मोली फेउन ने फटकार लगाई। मेवू क्यू 5 महाकुलों के मेवू परिवार का एक शाश्वत सच्चा देवता है। अगर कोई मुकदमा होना ही है तो उसे 5 महाकुलों द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। हुआन गार्ड्स को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। यू साम्राज्य के कानूनों के अनुसार हुआन गार्ड हुआन शहर में अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए जिम्मेदार हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या गाओवू शुई सचमुच बुराई से उतनी ही नफरत करता है जितनी वह दावा करता है, मोली लियान ने व्यंग्य किया। गाओवू शुई को स्मृति रत्न प्राप्त हुआ और उसने अपनी दिव्य शक्ति से उसकी जांच की। जो जानकारी उसे मिली उससे उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। क्या ये आरोप सच है? गाओवू शुई ने मोली लियान की ओर देखा। तुम मुझे बता रहे हो कि जब आम शहर फॉन्गजियू सिटी पर विदेशी जानवरों के झुंड ने हमला किया था तो अनगिनत नागरिक मारे गए थे या घायल हुए थे, और तुम कहते हो कि अरबों सच्चे देवताओं को उसके पापी शहर में ले जाया गया था। जियुजियान प्राइमल कैस प्रांत में 3 बड़े शहर और 189 साधारण शहर थे। साधारण शहरों में शाश्वत सच्चे देवताओं की उपस्थिति दुर्लभ थी, जिससे वे बहुत कम सुरक्षित थे। तुम तो अभी अभी एक शाश्वत सच्चे देवता बने हो। अगर तुम बड़े होते तो तुम्हें धीरे धीरे पता चलता। मोली लियान ने सिर हिलाया। मेवू क्यू ने दिखावा करने के लिए 5 महाकुलों के कई युवा सदस्यों को अपने गुप्त खजाने पापी नगर में ले गया। 5 महाकुलों के कई युवाओं ने इसे अपनी आंखों से देखा है। फॉन्गजियू शहर के अरबों सच्चे देवता, वे पापी शहर के पापी नागरिकों का एक हिस्सा मात्र हैं। जाहिर है, पापी शहर में बंदी बनाए गए ज्यादातर नागरिकों को लंबे समय से यातनाएं दी जा रही हैं और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है, मोली लियान ने उपहास किया। पाप के ऐसे पात्र, कमांडर गाओवू शुई, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? गाओवू शुई ने कुछ नहीं कहा और चला गया। बुराई से दुश्मन की तरह नफरत करता है। मैं देखना चाहता हूं कि वह मीवू परिवार के मीवू क्यू का सामना कैसे करता है। मोली लियान ने घृणा से भरकर उसे जाते हुए देखा। मोली लियान, तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रही हो? मोली फेउन को यकीन नहीं हुआ। देखते नहीं, मैं तो बस बात बिगाड़ रहा हूँ। गाओवू शुई को मेवू क्यू के खिलाफ खड़ा कर रहा हूँ, मोली लियान ने कहा। चाहे कोई गिरे या कोई और, मुझे तो खुशी होगी। मोली फेउन ने कहा, मैं पिताजी को इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अपने आप को जो उचित लगे। मोली लियान मुड़ा और चला गया। तारांकन 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 तारांकन। रात हो गई। लुओ फेंग, मोरोसा और मोयू किंग्यान के साथ ड्रीम फ्लावर टॉवर पर पहुंचे। भाई लुओ हे झुयू कुछ समय से इंतजार कर रहा था। भाई झुयू काफी जल्दी आ गए हैं, लुओ फेंग ने कहा। हाँ, भाई लुओ हे की मेजबानी का मौका मिला है तो मुझे जल्दी आना ही चाहिए। मैंने भोज की सारी व्यवस्था कर दी है, प्लीज, झुयू ने हंसते हुए कहा। उसके बाल छोटे सांपों जैसे थे, उसका चेहरा हरे रंग के गुप्त पैटर्न से सजा हुआ था, लेकिन उसकी मुस्कान लाजवाब थी। लुओ फेंग और झुयू एक साथ उड़ रहे, उनके नौकर और परिचारक उनके पीछे पीछे चल रहे थे। झू वंश 10 लाख से भी ज्यादा युगों से हुआंग शहर में बसा हुआ है और अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हुआंग शहर में शायद ही कोई ऐसा रहस्य हो जिसके बारे में हमारा झू वंश अनजान हो, झुयू ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छी जानकारी के लिए, फ्लेम विंड पवेलियन, शहर के मालिक की हवेली, शी राज्य की सेनाएं। कम से कम हुआंग शहर में तो वे सभी हमारे झू कबीले की तुलना में थोड़े कम पड़ जाते हैं। लुओ फेंग ने सिर हिलाया, वह वास्तव में इस बात पर विश्वास करता था। झू कबीला बहुत विशाल था, उसने हुआंग शहर के हर उद्योग में घुसपैठ कर ली थी, जिसमें हुआंग सेना और हुआंग गार्ड के उच्च रैंकिंग विशेषज्ञ भी शामिल थे। हुआंग शहर में कौन है जो झू कबीले की प्रतिष्ठा के बारे में नहीं जानता? लुओ फेंग ने टिप्पणी की। भगवान लुओ हे, दिव्य सम्राट झुयू, स्वप्न पुष्प मीनार के स्वामी ने व्यक्तिगत रूप से उनका अभिवादन किया। उसे हुआंग शहर में जीवित रहना था और वह अपने सामने मौजूद दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं कर सकती थी। क्या मैं कुछ संगीत मंगवाऊं, दिव्य सम्राट झुयू? झुयू ने ड्रीम फ्लावर टॉवर मास्टर की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि लुओ फेंग की तरफ मुस्कुराया। जब तक भाई लुओ ही सुनना चाहते हैं, मुझे विश्वास है कि ड्रीम फ्लावर टॉवर मास्टर जरूर सुनेंगे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि लॉर्ड लुओ ही सुनना चाहते हैं या नहीं, ड्रीम फ्लावर टॉवर मास्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। झुयू ने आदेश दिया और ड्रीम फ्लावर टॉवर मास्टर मना नहीं कर सका। यह आवश्यक नहीं है, बस अराया को आने दो, लुओ फेंग ने कहा।
ड्रीम फ्लावर टॉवर मास्टर एक पल के लिए अचंभित रह गया, फिर मुस्कुराया। भगवान लुओ, वह वास्तव में अराया का पक्षधर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टॉवर मास्टर की भ्रम तकनीक बहुत शक्तिशाली है, मैं उन्हें सहन नहीं कर सकता, लुओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जल्दी करो और अराया को बुलाओ। झूयू ने इशारा किया और लुओ फेंग को आगे ले गया जैसे ही वे उड़ना जारी रखते थे। ड्रीम फ्लावर टावर मास्टर चुपचाप देखता रहा। झूयू, हालांकि लुओ फेंग के बहुत मित्रवत प्रतीत होते थे, झू कबीले के कई मामलों को संभालने के लिए जिम्मेदार थे। शहर के मालिक की हवेली और शी राज्य की सेनाओं को उनका सम्मान करना जरूरी था और 18 अंधेरी ताकतें झू कबीले से दुश्मनी करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। पिछली बार से लुओ हे मेरी मायावी धुन सुनने को तैयार नहीं है। स्वप्न पुष्प मीनार की स्वामी को कुछ निराशा हुई। वह शांग तियानयान या सांग शुयुन से ज्यादा लुओ हे को प्रभावित करना चाहती थी। निगला हुआ सितारा 2 मूल भूमि C37 अध्याय 36 बाउंटी मिशनों पर काम जारी रखें। ड्रीम फ्लावर टॉवर में 2 सम्मानित अतिथियों लुओ फेंग और झूयू के अलावा आज रात 2 अन्य प्रतिष्ठित अतिथि भी हैं। हम 2 आकृतियां महल के दरवाजों से बाहर की ओर देख रही थी और उन्होंने दूर से लुओ फेंग और झूयू को उड़ते हुए देखा। ये झूयू और लुओ हे ही होंगे, नीले बालों वाला आदमी चिल्लाया। लुओ हे का नाम इन दिनों अक्सर सुना जाता है, उसने अकेले ही डार्क फोर्सेस गुट को नष्ट कर दिया, ब्लड पायथन एसोसिएशन लीडर को मार डाला, वास्तव में एक उल्लेखनीय उपलब्धि। आखिरकार ये तो सिर्फ एक डार्क फोर्सेस गुट है। बैंगनी रंग के वस्त्र पहने एक और युवक ने उपहास किया। 19 डार्क फोर्सेस गुट, नाम से तो ये बहुत ही भयानक लगते हैं, लेकिन क्या उन्हें हमारे 5 महान परिवारों के सामने आज्ञाकारी रूप से सिर नहीं झुकाना चाहिए? उन्हें जो कॉस्मिक सैंड मिलता है उसका ज्यादातर हिस्सा उन्हें हमारे परिवारों को देना होगा। नीले बालों वाले व्यक्ति ने कहा, भाई मेवू, हमारा परिवार मजबूत है, लेकिन व्यक्तिगत ताकत के मामले में भगवान लुओ हे हमसे कहीं अधिक मजबूत हैं। भाई जियांग, उन आलसी लोगों की चापलूसी मत करो, मेवू क्यू ने उदासीनता से कहा। भले ही उनके पास बुद्धि हो और कभी कभी भाग्य उन्हें पर्याप्त शक्ति भी प्रदान करे, फिर भी आगे बढ़ने का हर कदम उनके लिए बेहद कठिन है। उच्च स्तरीय विरासत, बहुमूल्य संसाधन, गुरु का मार्गदर्शन, उन्हें हर एक अवसर के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वे हमारे महान कुलों के वंशजों से कैसे तुलना कर सकते हैं? ये संसाधन जन्म से ही हमारे हैं। नीले बालों वाले आदमी ने आत्महीनता भरी मुस्कान दी और अपना गिलास उठाया। प्रचुर संसाधनों के साथ पैदा होने के बावजूद हम मुश्किल से ही शाश्वत सच्चे देवता बन पाते हैं। प्रतिभा के मामले में हम लुओ हे और झूहू जैसे लोगों से कोसों दूर हैं। उनमें अभी भी आदिम अराजकता अधिपति को चुनौती देने की उम्मीद है, जबकि हमें तो उम्मीद की एक किरण भी नजर नहीं आती। वंशपथ की सीमा आदिम अराजकता अधिपति है। हमें हर पहलू में बहुत मजबूत होना चाहिए और यह आशा हमसे परे है, मेवू क्यू ने हंसते हुए कहा। लेकिन लुओ हे और झूहू जैसे लोगों के लिए तो अपनी जान जोखिम में डालना भी व्यर्थ है। एक शाश्वत सच्चे भगवान से आदि अराजकता अधिपति बनना वास्तव में बहुत कठिन है, नीले बालों वाले व्यक्ति ने स्वीकार किया। संपूर्ण उत्पत्ति भूमि में बहुत अधिक आदिम अराजकता अधिपति नहीं है, तथा ज्वाला पवन प्राचीन देश और थंडर प्राचीन देश जैसे स्थान कुछ भयानक शक्तियों के साथ मजबूत व्यक्तियों का पोषण करने में बेहतर हैं और आदिम अराजकता अधिपति उत्पन्न करने की अधिक संभावना रखते हैं। जनता की नज़र में एक आम आदमी के आदि अराजकता अधिपति बनने की संभावना बेहद कम है। मूल भूमि में हम शाही परिवार और आदि अराजकता कुलों के वंशज ऊपर से पैदा हुए हैं। यहाँ तक कि शी साम्राज्य की सेनाओं के साथ मौत से लड़ते समय भी लुओ हे और झूहू जैसे तथाकथित शक्तिशाली शाश्वत सच्चे देवता ही अग्रिम पंक्ति में लड़ रहे हैं। अगर हम जीत गए तो हम हुआंग शहर पर शासन करते रहेंगे। अगर हम हार गए तो सबसे बुरी स्थिति में हम हुआंग शहर छोड़ देंगे। मेवू क्यूई खिलखिलाकर हंसा। हमारे आदिम अराजकता कबीले ने भी एक आदिम अराजकता अधिपति उत्पन्न किया है जो कबीले का समर्थन करता है, नीले बालों वाले व्यक्ति ने कहा। लुओ हे, झूहू और ये शक्तिशाली शाश्वत सच्चे देवता, ये सभी मृत्यु तक लड़ने जा रहे हैं। कई शीर्ष शाश्वत सच्चे देवताओं के जीवन और मृत्यु की ऐसी चुनौतियों से जूझने के बाद अंततः नए आदिम अराजकता अधिपति उभरेंगे। लेकिन हमें ऐसा अवसर कभी नहीं मिलेगा। हमारे पास कोई आशा नहीं है, लेकिन वे ही हैं जो जीवन से बाहर भाग रहे हैं। मेवू क्यूई जोर से हंसा। मैंने इन शक्तिशाली शाश्वत सच्चे देवताओं में से बहुत से लोगों को गिरते देखा है। लुओ फेंग और झूयू ने अपनी सीटें ले ली, जबकि उनके द्वारा लाए गए कुछ नौकर एक कोने में बैठ गए। अराया की मायावी धुन सुनते हुए लुओ फेंग ने स्वाभाविक रूप से ली युआन तकनीक की हृदय शोधन की 7 भावनाओं की तकनीक का इस्तेमाल किया और खुद को उसमें पूरी तरह से डुबो लिया। हालांकि वह आमतौर पर अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत करने के लिए महाविनाश हृदय शोधन तकनीक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कभी कभी हृदय शोधन की 7 भावनाओं का अभ्यास करने का एक अलग ही मजा था। इस लुओ हे को अराया का मायावी राग बहुत पसंद है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस छोटे से संगीतकार के लिए उसका ब्लड पाइथन एसोसिएशन से झगड़ा हो गया। झूयू ने किनारे से देखा। आखिरकार एक शाश्वत सच्चे देवता होने के नाते उस पर मायावी राग का ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन लुओ फेंग अपनी आंखें बंद करके उसमें पूरी तरह डूबा हुआ था, इसलिए उसके लिए बोलना ठीक नहीं था। जब प्रदर्शन खत्म हो गया, उत्कृष्ट उत्कृष्ट उत्कृष्ट, लुओ फेंग ने अपनी आंखें खोली। उनकी साधना यात्रा ने स्वाभाविक रूप से उन्हें कई पछतावे दिए थे, लेकिन मायावी क्षेत्र में वह उनकी भरपाई कर सकते थे। भावनात्मक उत्तेजना अत्यंत तीव्र थी।
सुप्रीम, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। अराया ने लुओ फैंग की अहमियत के लिए बहुत आभारी महसूस करते हुए सोचा। स्वाभाविक रूप से उसने पूरे मन से काम किया। लुओ फैंग के सम्मान ने ड्रीम फ्लावर टॉवर में उसकी कीमत बढ़ा दी थी। उसकी परफॉर्मेंस फीस पहले से 10 गुना ज्यादा हो गई थी और कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि उसका समर्थन करने वाले 1000 लीव्स वाइन कबीले के लिए भी हुआन शहर में दिन बहुत आसान थे। जाहिर है कोई भी ताकत अगला ब्लड पाइथन एसोसिएशन नहीं बनना चाहती थी। तुमने काफी प्रगति की है, इसे जारी रखो, लुओ फैंग मुस्कुराया और बोला। हृदय शोधन तकनीक के साथ भावुक की सहायता से अराया के मायावी राग की शक्ति वास्तव में बहुत उपयुक्त थी। हाँ, अराया विदा लेगी, छोटे संगीतकार ने आदरपूर्वक कहा। जू यू ने यह दृश्य देखा और हंसते हुए कहा, भाई लुओ वह वास्तव में दयालु है जो एक छोटे से संगीतकार की इतनी अच्छी देखभाल कर रहा है। हाँ 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 हाँ, लुओ फैंग हंसा। मैं अभी उस मायावी धुन में डूबा हुआ था। भाई जू यू की उपेक्षा कर रहा था। मैं भी भ्रमकारी धुन का आनंद ले रहा था। जू यू ने कहा, भाई लुओ हे, आप हुआन शहर को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। केवल सही ज्ञान, लुओ फैंग ने उत्तर दिया। शांग तियान्यान ने उसे हुआन शहर की सभी शक्तियों का अवलोकन कराया था, जिसमें बड़ी संख्या में शाश्वत सच्चे देवताओं का परिचय भी शामिल था, जो कि पूरी तरह से बुनियादी जानकारी थी। विस्तृत जानकारी, खासकर किसी एक शाश्वत सच्चे देवता के बारे में, बेहद महंगी थी। भाई लुओ हे, आखिरकार हुआन शहर में केवल 1 सदी से थोड़ा अधिक समय से है। यह अभी भी थोड़ा समय है, झू यू ने कहा। इसे समय दें और स्वाभाविक रूप से आप बहुत सारे रहस्यों को समझेंगे। लुओ फैंग ने कहा, मैं लंबे समय से हुआन शहर में नहीं हूं और मेरा केवल ब्लड पाइथन एसोसिएशन के साथ टकराव हुआ है। मेरी अन्य मजबूत व्यक्तियों से मुलाकात नहीं हुई है। वास्तव में आपका केवल एक ही संघर्ष था, लेकिन इसका परिणाम ब्लड पाइथन एसोसिएशन का पूर्ण विनाश था। झू यू मुस्कुराया। अब 5 महान परिवार और शी किंगडम की सेनाएं आप पर नजर गड़ाए हुए हैं। ओह, लुओ फैंग ने ध्यान से सुना। नगर के मालिक की हवेली और शी राज्य की सेनाएं आपस में भयंकर युद्ध कर रही हैं, लेकिन दोनों पक्ष अपने लिए जान तक लड़ाने के लिए दूसरे ताकतवर लोगों का इस्तेमाल करेंगे, झू यू ने कहा। बाहरी ताकतवरों को मदद के लिए लुभाने के लिए कुछ लाभ देना उनकी आम बात है। भाई लुओ हे, आपकी ताकत से दोनों पक्ष आपको जरूर जीतना चाहेंगे। निगला हुआ सितारा 2, मूल भूमि। C38, अध्याय 36, बाउंटी मिशन जारी रखें _2। बैकवोट, मेरी सलाह है कि आसान कामों में मदद करके कुछ फायदा उठाएं, लेकिन जब बड़ी मुसीबत आ जाए तो उसमें न पड़ना ही बेहतर है, झू यू ने कहा। खुद को बचाना ज्यादा जरूरी है। ये बात तो सही है, लुओ फैंग ने सिर हिलाया। पूरे हुआंग शहर में शहर के मालिक की हवेली, 5 महान परिवारों और शी राज्य की सेनाओं के अलावा अभी भी हमारी तृतीय पक्ष सेनाएं हैं, झू यू ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा। शाश्वत सच्चे देवताओं और सबसे शीर्ष शक्तियों की संख्या के संदर्भ में ये हमारे मूल परिवार और स्थानीय सेनाएं हैं जो वास्तव में सबसे मजबूत हैं। लुओ फैंग ने थोड़ा सिर हिलाया। उनका रुख ढीला प्रतीत हो रहा था, लेकिन उन्होंने पर्याप्त समग्र शक्ति को स्वीकार किया, जिसके बीच कई छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ छिपे हुए थे। भाई लुओ हे, आप 5 महान परिवारों के सदस्य नहीं हैं। अगर आप उनके साथ जुड़ भी जाते हैं तो भी आप बस उनके लिए काम कर रहे हैं। शी साम्राज्य की सेनाएं अपने गुर्गों की जान की और भी कम परवाह करती हैं। झू यू ने लुओ फैंग की ओर देखा। आप हमारे पक्ष में होने के लिए ही पैदा हुए हैं। इसमें सच्चाई है, लुओ फैंग ने सिर हिलाया। झू यू ये सुनकर खिलखिलाकर हंसा। हम ही असली ताकत हैं। हम मूल परिवारों और मूल सेनाओं को इससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे हुआंग शहर पर किसी का भी शासन हो। ईश्वरीय राजा और आदिम अराजकता अधिपति को शायद चढ़ावे के नुकसान की गहरी चिंता है, लेकिन हमारे लिए तो ये सब एक जैसा है। हमें तो फिर भी भारी भरकम शुल्क देना ही पड़ता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शहर के मालिक की हवेली और शी राज्य की सेनाएं कितनी भी भयंकर लड़ाई लड़े। हम सभी को अपने जीवन को संजोना चाहिए। झू यू ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने कभी हमारे जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं की। लुओ फैंग ने सिर हिलाया। भाई झू यू बुद्धिमानी से बोलते हैं। जब तक हम पर्याप्त रूप से एकजुट हैं, हम सबसे शक्तिशाली ताकत होंगे। शहर के मालिक की हवेली और शी राज्य की सेनाएं हमें केवल रिश्वत देने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन हमें मजबूर करने की हिम्मत नहीं कर सकती, झू यू ने स्पष्ट आत्मविश्वास के साथ कहा। अचानक बाहरी दुनिया से एक शक्तिशाली हलचल धीरे धीरे उठी। क्या हो रहा है? लुओ फैंग और झू यू ने हॉल के दरवाजों से देखा कि दूर आकाश में एक 3 तलवार वाला आकाश विभाजक जानवर दिखाई दिया और जानवर की सतह पर सवार हुआन गार्ड का नेता गाओवू शुई था। मेइवू क्यू और जियांग चेंगियो कुछ उलझन के साथ हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और मैकेनिकल फ्लो सीक्रेट ट्रेजर 3 स्वॉर्ड स्काई स्प्लिटिंग बीस्ट को भव्य हॉल के बाहर उतरते हुए देखकर उन्हें बुरे इरादों का आभास हुआ। ड्रीम फ्लावर टॉवर आनंद की जगह है, फिर भी कमांडर गाओवू 3 तलवार आकाश विभाजक जानवर के साथ आए हैं। मेइवू क्यू ने गाओवू शुई को देखा। कमांडर गाओवू, आपको यहाँ क्या लाया है? कमांडर गाओवू, अंदर आइए और एक ड्रिंक लीजिए। बाकी हुआन गार्ड्स आपके साथ आराम कर सकते हैं। यह मेरी तरफ से एक उपहार है, नीले बालों वाले व्यक्ति जियांग चेंगियो ने मुस्कुराते हुए कहा। गाओवू शुई ने ठंडे स्वर में कहा, मेइवू क्यू, हुआन गार्ड को हुआन शहर के बड़ी संख्या में नागरिकों को बंदी बनाने, उन्हें यातनाएं देने और उनकी हत्या करने के तुम्हारे अपराध का सबूत मिल गया है। अब तुम्हें मेरे साथ हुआन गार्ड मुख्यालय चलना होगा।
नीले बालों वाला आदमी हैरान रह गया। हालांकि मेवू क्यू का चेहरा काला पड़ गया और जैसे जैसे उसकी आभा जागृत हुई, रात और अधिक अंधेरी होती गई। वह भारी स्वर में बोला, कमांडर गाओवू, मैं मेवू परिवार का मेवू क्यू हूँ। क्या आप सचमुच मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं? क्या कोई गलतफहमी तो नहीं है? जियांग चेंग्यो ने भी कहा, ह्यूयान गार्ड के सदस्य के रूप में तुम्हें गिरफ्तार करना मेरा कर्तव्य है। गाओवू शुई ने मेवू क्यूई की ओर देखते हुए कहा, मेवू क्यूई, मेरे साथ आओ। तुम हम 5 महान परिवारों पर भरोसा करते हो, लेकिन अब तुम हमारे खिलाफ हो गए हो और उसी हाथ को काट रहे हो जो तुम्हें खिलाता है। मेवू क्यू ने व्यंग्य किया, गाओवू शुई, मैं अभी शहर के मालिक के महल में इसकी सूचना दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि वे इससे कैसे निपटते हैं। नगरपालिका मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है, ये तो भविष्य की बात है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। गाओवू शुई ने ठंडे स्वर में कहा, मैं 3 तक गिनने वाला हूं और अगर तुमने विरोध किया तो मेरे पास बलपूर्वक कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। 3, 2, गाओवू शुई नहीं डगमगाया। बूम! एक गहरे बैंगनी रंग का सर्पाकार विदेशी जानवर शून्य से होकर गुजरा और ड्रीम फ्लावर टॉवर के ऊपर कहीं से प्रकट हो गया, जिससे प्रतिष्ठान के कई संरक्षक आश्चर्य से चिल्ला उठे। लुओ फेंग और झुयू भी दूर से ये सब देख रहे थे। कमांडर गाओवू वास्तव में दुर्जय है। वह 5 महान परिवारों के शाश्वत सच्चे देवताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर रहा है। गहरे बैंगनी सर्प विदेशी जानवर धीरे धीरे नीचे उतरा और जानवर के ऊपर कवच में एक आकृति दिखाई दी। यहाँ तक कि शाही वंशजों और आदि अराजकता कबीले के वंशजों को भी यू राज्य के कानूनों का पालन करना चाहिए। गाओवू शुई ने ठंडे स्वर में कहा, इस मेवू क्यूई के पाप गंभीर है। उसने कई वर्षों तक हुआंग शहर में तबाही मचाई है, अनगिनत नागरिकों को नुकसान पहुंचाया है और हुआंग शहर के बाहर उसका व्यवहार और भी अधिक अनियंत्रित रहा है। विदेशी जानवरों के गिरोह द्वारा फोंग जियू शहर पर हमले के दौरान ही उसने अरबों नागरिकों का अपहरण कर लिया। उसने जितने नागरिकों को प्रताड़ित किया और मारा है, उनकी संख्या अरबों में है। ऐसे अपराधों को हल्के में कैसे लिया जा सकता है? तुम मेरी निंदा कर रहे हो। 5 महान परिवारों का सदस्य होने के नाते मैं इतनी लापरवाही कैसे कर सकता हूँ? मेवू क्यू ने गुस्से से जवाब दिया। बख्तरबंद व्यक्ति हल्के से हंसा, 5 महान परिवारों के सदस्यों के खिलाफ अक्सर अफवाहें और बदनामी होती रहती है। कमांडर गाओवू आखिरकार हुआंग गार्ड के नेता के रूप में अपनी भूमिका में नए हैं और उनके पास अनुभव की कमी है। गाओवू शुई ने कहा, चाहे ये बदनामी हो या नहीं, उसे पहले मेरे साथ हुआंग गार्ड मुख्यालय आना होगा। सच्चाई की पुष्टि होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। बख्तरबंद आकृति मेवू क्यू के बगल में खड़ी थी, उसके पीछे सर्पाकार विदेशी जानवर की आकृति थी। सेनापति गाओवू, आपको बस शहर के मालिक की हवेली में सबूत जमा करने हैं। वे स्वाभाविक रूप से सबूतों की सत्यता की पुष्टि करेंगे और दंड कैसे दिया जाए, ये भी वही तय करेंगे। अब आपको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। गाओवू शुई को भारी प्रतिरोध का सामना करने की आशंका थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह मेवू क्यूई को दूर ले जाने का पहला कदम भी नहीं उठा पाएगा। बैकवोट। कमांडर गाओवू, अब आपको मेवू क्यू के मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। तुरंत हुआंग गार्ड मुख्यालय लौटे और अपने द्वारा खोजे गए अपराधों के सभी सबूत जमा करें। शहर के मालिक की हवेली से आदेश आया। गाओवू शुई को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई और उसने अंदर ही अंदर आह भरी। भले ही मैं उसे हुआंग गार्ड मुख्यालय में वापस लाऊं, मुझे डर है कि मैं उसे कम से कम नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा। गाओवू शुई ने खुद से सोचा। नगर के स्वामी की हवेली से आदेश के बिना वह 5 महाकुलों के एक ऐसे सदस्य को मारने की हिम्मत नहीं कर सकता था जो एक शाश्वत सच्चा देवता था। अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत की भी तो उसका स्वामी मुलिशियाओ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। अपनी युवावस्था के अनुभवों ने उसे सचमुच बुराई से नफरत करना सिखाया था, लेकिन वह इसके लिए मेवू क्यूई के साथ कब्र तक नहीं गया। मैं सबूत पेश करूंगा और मुझे विश्वास है कि शहर के मालिक की हवेली उचित सजा देगी। गाओवू शुई ने मेवू क्यूई की ओर देखा, फिर मुड़ा और 3 तलवार वाले आकाश विभाजक जानवर में उड़ गया। वाह! 3 तलवार वाला आकाश विभाजक जानवर तुरंत शून्य से होकर दूर चला गया। हा। मेवू क्यूई आखिरकार पूरी तरह शांत हो गई और हंसने लगी। ये गाओवू शुई कितना बेवकूफ है, अब भी मुझे पकड़ना चाहता है। दूर से ये सब देख रहे लुओ फैन को कुछ आश्चर्य हुआ। भाई जुयू, क्या कमांडर गाओवू ने जो कहा वह सच है? फोंग जियू शहर पर विदेशी जानवरों के एक झुंड ने हमला किया था और अनगिनत नागरिकों को इस मेवू क्यू ने बंदी बना लिया था। लुओ फेंग ने पूछा। उसने अनगिनत नागरिकों को सताया और मार डाला है। इस संख्या ने वास्तव में लुओ फेंग को चौंका दिया। आखिरकार यू साम्राज्य के कानून सतह पर काफी सख्त थे। ये बिल्कुल सच है। अगर आप लंबे समय तक हुआंग शहर में रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेवू क्यू कुख्यात रूप से पागल है, झुयू ने कहा। उसके गुप्त खजाने पापी शहर में अनगिनत निर्दोष नागरिकों को कैद करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। इतने सालों में इनकी गिनती करना वाकई नामुमकिन है। 5 महान परिवारों ने उसे ऐसे ही रहने दिया। लुओ फेंग ने भौहें चढ़ाईं। 5 महापरिवार कई अंधेरी ताकतों को नियंत्रित कर सकते हैं और अगर कोई सीमा लांघता है तो निर्दयी भी हो सकते हैं, लेकिन वे अपने ही लोगों के प्रति निर्दयी नहीं हो सकते। झुयू ने सिर हिलाया। मेवू क्यू के पागलपन के ढेरों सबूत हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप फ्लेम विंड पवेलियन से जानकारी खरीद सकते हैं।
लुओ फेंग दूर देख रहा था, जहां मेवू क्यूई हुआनगार्ड के एक अन्य नेता के साथ बात कर रही थी और हंस रही थी। मैं मेवू क्यूई के अपराधों के सभी सबूत खरीदना चाहता हूं, लुओ फेंग ने ट्रांसमिशन टोकन के माध्यम से फ्लेम विंड एसोसिएशन के डार्क हॉल से संपर्क करते हुए कहा। मेवू क्यू के अपराधों के सभी सबूतों के लिए एक कॉस्मिक सैंड की आवश्यकता है, डार्क हॉल ने जवाब दिया। खरीदना। लुओ फेंग द्वारा इसे खरीदने के बाद फ्लेम विंड एसोसिएशन के डार्क हॉल ने उन्हें विस्तृत साक्ष्य भेजे। इस सबूत ने लुओ फेंग का चेहरा ठंडा कर दिया। मेवू क्यू उसकी कल्पना से भी ज्यादा पागल था। वो एक पूरी तरह से पागल था, जिसका दिल पूरी तरह से विकृत और उन्मत्त था, जो उन निर्दोष नागरिकों को पीड़ा और कुचलने के जरिए काफी शक्तिशाली विकृत आत्माएं बनाने के लिए प्रताड़ित कर रहा था। फ्लेम विंड पवेलियन के डार्क हॉल के अभिलेखों के अनुसार पीड़ा का उपयोग करके मजबूत विकृत आत्माओं का निर्माण करते हुए उनके 16 उत्कृष्ट कार्य हैं। 16 सच्चे देवता, जिनकी विकृत आत्माएं पीड़ित हैं और जिनकी इच्छाएं शाश्वत सच्चे देवताओं से मेल खाती हैं, लुओ फेंग ने धीरे से कहा। वह एक बार मेरे सामने अपनी कलाकृतियां दिखाने भी आया था, झूयू ने आह भरी। फ्लेम विंड पवेलियन ने भी उस पर इनाम रखा है। लुओ फेंग को मेवू क्यूई पर इनाम के बारे में पता चला। इनाम मात्र 20,000 कॉस्मिक सेंस था। संभवतः ये कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसे सचमुच नापसंद करता था, जिसने इनाम देने के लिए कॉस्मिक सेंट खर्च किया था। मिशन स्वीकार करो। लुओ फेंग ने मेवू क्यू की हत्या का कार्य अपने ऊपर लेते हुए निर्णय लिया। इन बातों को भूल जाओ। मूल भूमि पर इतने सारे अंधेरे मामले हैं, जिनमें से कई के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, झूयू ने कहा। हमारे अपने परिवारों के लिए तो जिंदा रहना ही आसान नहीं है। लुओ फेंग खड़ा हो गया। भाई झूयू को पारिवारिक चिंताएं हैं, लेकिन मैं उन पर कोई बोझ नहीं डालता। अगर यह मामला मेरे सामने लाया गया और मैंने अनसुना कर दिया, तो मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। इन गंदगी को साफ कर देना चाहिए। एक कदम के साथ लुओ फेंग फुसफुसाते हुए पहले ही हॉल से बाहर निकल चुका था और सीधे उस ओर जा रहा था जहां मेवू क्यूई थी। निगला हुआ सितारा 2 मूल भूमि C39 अध्याय 37। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? झूयू दंग रह गया। लुओ फेंग की हरकतें वाकई उसकी उम्मीदों से बढ़कर थीं। वह डरा हुआ लग रहा था। ये तो मुसीबत बन जाएगा। उसने धीरे से बुदबुदाया और तुरंत बाहर भाग गया। दिव्य सम्राट झूयू, घबराए नहीं, मेरे स्वामी आवेगशील किस्म के नहीं हैं, मरोसा ने कहा, शराब का जग उठाकर वह भी पूरी तरह शांत और स्थिर भाव से खड़े हो गए। मालिक क्या करने की योजना बना रहा है? मोयू किंग्यान का दिल बेचैन था। वह ज्यादा समय से अपने मालिक का पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन इस दौरान के अनुभव बेहद रोमांचक रहे थे। वह जल्दी से मोरोसा के पीछे पीछे बाहर निकल गया। ड्रीम फ्लावर टावर के अंदर मौजूद मेहमान पहले तो उत्साह देख रहे थे। जब गाओवू शुई 3 तलवारों वाले आकाश विभाजक जानवर पर सवार होकर चला गया, तो वे यह मानकर अपने अपने हॉल की ओर लौटने लगे कि उत्साह खत्म हो गया है। मेवू क्यू भी निश्चिंत होकर हंसते हुए बोला, गाओवू शुई की ऐसी मूर्खता उसे हुआन रक्षक दल का नेता बनने के लायक नहीं बनाती। हमारे 5 महाकुलों द्वारा नियुक्त हुआन रक्षक दल के नेता स्वाभाविक रूप से हमारी रक्षा के लिए होते हैं, फिर भी वह मेरे खिलाफ हो गया। जब मैं वापस आऊंगा तो इस मुद्दे को आगे बढ़ाऊंगा और हर तरह से उसे उसके नेतृत्व का पद छीनने की योजना बनाऊंगा। ऐसा मूर्ख वास्तव में हुआन गार्ड का नेता बनने के लिए अयोग्य, बख्तरबंद आकृति ने सिर हिलाया। भाई कियानयू, इसके लिए शुक्रिया, मेवू क्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। कियानयू चोंग उनके मेवू परिवार से जुड़े एक शाश्वत सच्चे देवता थे और वह उनके कई मामलों का ध्यान रखते थे। ठीक तभी लुओ फेंग दूर से आराम से चलते हुए आए और कुछ ही कदमों में पास पहुंच गए। हम, मेवू क्यू, कमांडर कियानयू और नीले बालों वाला आदमी जियांग चेंग्यो, सभी ने काले बालों वाले तीखे सींग वाले आदमी को आते देखा, क्योंकि अब तक हुआन शहर में लुओहे की प्रसिद्धि बहुत बढ़ चुकी थी। भगवान लुओहे, जियांग चेंग्यो ने मुस्कुराते हुए पुकारा। जैसे ही लुओ फेंग पास आया, उसकी नजर मेवू क्वी पर पड़ी। मैंने अभी सुना है कि तुमने, मेवू क्वी ने, यू साम्राज्य के अनगिनत नागरिकों को प्रताड़ित किया है और मार डाला है, और अकेले फोंग जियू शहर से कई अरब लोगों को बंदी बना लिया है। यू साम्राज्य के कानून के अनुसार ऐसे जघन्य अपराध मौत के लायक हैं। ये सुनकर मेवू क्यूई को तुरंत पता चल गया कि आगंतुक के इरादे बुरे थे। लॉर्ड लुओहे, आपको बकवास नहीं करनी चाहिए, मेवू क्यू ने ठंडे स्वर में कहा। जैसा कि कमांडर कियानयू ने साफ साफ कहा है, ये सब बदनामी भरे झूठ हैं, निंदा भरी झूठी बातें। लुओ फेंग हल्के से हंसा। मेरे सामने ऐसी बेतुकी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। हुआन शहर के कई सनातन सच्चे देवता तुम्हारे कामों के बारे में जानते हैं। तुम कितने सनातन सच्चे देवताओं को अपने पापी शहर के दर्शन कराने ले गए हो? मेवू क्यूई हैरान रह गई। उसने सचमुच कई शाश्वत सच्चे देवताओं को पापी नगरी की सैर कराई थी और इस बारे में शेखी बघारी थी। उसका मानना था, अगर हुआंग नगर में सबको पता भी चल जाए तो वे उसका क्या कर सकते हैं। और तुम्हारे अनगिनत अपराधों के सबूत फ्लेम विंड पवेलियन से आसानी से खरीदे जा सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि फ्लेम विंड पवेलियन तुम्हें बदनाम करने के लिए सबूत गढ़ेगा? लुओ फेंग ने उपहास किया। अगर तुम फ्लेम विंड पवेलियन को अपनी बदनामी के लिए अपनी प्रतिष्ठा का अपमान करने पर मजबूर कर सको तो मैं सचमुच तुम्हारा सम्मान कर सकता हूं। मेवू क्यूई का रंग गहरा हो गया। ज्वाला पवन मंडप का कारोबार मूल भूमि के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ था और वे अपनी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देते थे।
वे किसी ईश्वरीय राजा के बारे में भी, मेइवू क्यू के बारे में तो क्या, सबूत गढ़ने की भी जहमत नहीं उठाते थे। लुओ हे, मेरे मामले का तुमसे क्या लेना देना। मेइवू क्वी ने अब खुद को सही ठहराने की कोशिश नहीं की। अगर मैंने भी किया है तो भी तुम्हारा कोई काम नहीं है। अगर मैं चाहूं तो मैं मामलों में दखलंदाजी करूंगा, और अगर मेरा मन न हो तो नहीं करूंगा, लुओ फेंग ने सहजता से कहा। आज ही मुझे इन मामलों के बारे में पता चला। मुझे लगता है कि मुझे यू साम्राज्य के नियमों का पालन करते हुए तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज देना चाहिए। गर्जना टिल्डर टिल्डर टिल्डर। हमेशा सतर्क रहने वाले कमांडर कियानयू को तब बहुत घबराहट हुई जब सेना श्रेणी के यांत्रिक खजाने पर्पल जेड जेंट ने कमांडर कियानयू और मेइवू क्यूई दोनों को तुरंत ढाल दिया। उसके कुंडलित शरीर के गहरे बैंगनी रंग के शल्क चमक उठे। लुओ हे, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम हुआंग शहर के 5 महान परिवारों के एक शाश्वत सच्चे देवता को शहर के मालिक की हवेली में बिना किसी मुकदमे के मारने की योजना बना रहे हो? कमांडर कियानयू गुस्से से चिल्लाया। मेइवू क्यू हैरान और क्रोधित था। उसने केवल यही सोचा था कि दूसरा उसे उकसाने के लिए आया है, लेकिन लुओ हे ने स्पष्ट रूप से अपना इरादा बता दिया था। क्या उसे शहर के मालिक की हवेली की गरिमा की जरा भी परवाह नहीं थी? जब जियू जियान के माक्विस और महान संत बेयू के बीच युद्ध हुआ तो बेयू भाग गया, यहाँ तक कि अपनी ताकत वापस पाने के लिए उसने बड़े शहर यूरोन सिटी के सभी जीवों को निगल लिया। मेइवू क्यू गुस्से से चिल्लाया। बेयू ने जितने जीवों को एक ही घूंट में निगल लिया वे मेरे पापी शहर के जीवों से कई गुना ज्यादा हैं। तुम बेयू के मामलों में दखल क्यों नहीं देते? जल्द ही ड्रीम फ्लावर टॉवर में आने वाले अधिक से अधिक मेहमानों ने इस दृश्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया। झूयू, ड्रीम फ्लावर टॉवर मास्टर और मोरोसा सभी बहुत दूर से देख रहे थे। दिव्य सम्राट झूयू, भगवान लुओ हे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ड्रीम फ्लावर टॉवर मास्टर कुछ घबरा गया। मुझे नहीं पता, झूयू ने अपना सिर हिलाया। मैं लॉर्ड लुओ हे को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि हुआन गार्ड के नेता कियानयू चोन के यहाँ होने से स्थिति ज्यादा नहीं बिगड़नी चाहिए। ड्रीम फ्लावर टॉवर मास्टर ने सिर हिलाया। सेना श्रेणी के मैकेनिकल खजाने को नियंत्रित करने वाला कमांडर कियानयू वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। महान संत बेयू अभी भी फरार हैं, फिर भी आप मेरे इस छोटे से मामले से निपटने के लिए आए हैं, मेइवू क्यू ने आक्रोश से कहा। महान संत बेयू एक आदिम अराजकता अधिपति स्तर का अस्तित्व है। मैं, एक शाश्वत सच्चा देवता, दखल देने की हिम्मत नहीं कर सकता, लुओ फेंग ने शांति से कहा। लेकिन तुम, मेइवू क्यू, मैं अभी भी काम चला सकता हूँ। मैं एक शाश्वत सच्चा ईश्वर हूँ। अगर मैं कुछ कमजोरों को मार दूं तो मुझे क्या? मेइवू ची ने हताश होकर कहा। क्या दुनिया में हर जगह योग्यतम की ही उत्तरजीविता नहीं देखी जाती? हर किसी की अपनी कमजोरी के पल होते हैं। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। तुम, मेइवू क्यू, जब पैदा हुई थी तो बहुत कमजोर थी। अगर हर कोई योग्यतम की उत्तरजीविता की नीति अपनाता तो तुम कभी बड़ी ही नहीं होती। मेइवू क्यू आश्चर्यचकित रह गई। कम बुद्धि वाले विदेशी जानवर भी अपने बच्चों की रक्षा करना जानते हैं, फिर भी तुम जंगल के कानून का ढिंढोरा पीटते हो, कमजोरों का बेरहमी से कत्ल करते हो। तुम विदेशी जानवरों से भी बदतर हो। लुओ फेंग ने अपना सिर हिलाया। 5 महान परिवार मेरे कामों के बारे में जानकर जरूर मुझे धन्यवाद देंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अच्छा नहीं, कमांडर कियानयू, जो पहले पर था, ने रंग बदला। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और विशाल यांत्रिक धारा गुप्त खजाना बैंगनी जेड जेंट फैलकर आगे की ओर लुढ़क गया, जिससे लुओ फेंग का वार रुक गया। टकराना। लुओ फेंग की विस्तारित हथेली ने बैंगनी जेड जेन के विशाल शरीर पर प्रहार किया। बैंगनी जेड जेन सर्वोच्च शाश्वत सच्चे देवता कियानयू चोंग और शून्य अंतरिक्ष के 1000 सच्चे देवताओं की सेना द्वारा संचालित एक कोर श्रेणी का यांत्रिक खजाना था। हालांकि व्यक्तिगत रूप से कियानयू चोंग स्वाभाविक रूप से ब्लड पाइथन के एसोसिएशन लीडर म्यू यांग से कमतर था। शून्य अंतरिक्ष के 1000 सच्चे देवताओं और एक कोर क्लास खजाने की सहायता से पर्पल जेड जेन द्वारा उन्मुक्त की गई शक्ति किसी भी तरह से लाइफ ब्लड रिवर को चलाने वाले म्यू यांग से कमतर नहीं थी। बूम टिल्डर टिल्डर टिल्डर। हथेली और पर्पल जेड जेन के शल्क बख्तरबंद शरीर के बीच टकराव के कारण उत्पन्न कंपन ने पूरे ड्रीम फ्लावर टॉवर को थोड़ा कांपने पर मजबूर कर दिया, लेकिन सौभाग्य से टॉवर संरचनाओं में घिरा हुआ था, जिससे हर जगह स्थिरता और सुरक्षा बनी रही। उन्होंने शुरू कर दिया। झूयू और ड्रीम फ्लावर टॉवर मास्टर दोनों चौंक गए। मेरे भाई लुओ हे, अगर तुम्हें मारना भी पड़े तो क्या तुम छिपकर नहीं मार सकते? तुम सबकी नजरों के सामने खुलेआम कैसे वार कर सकते हो? झूयू घबरा गया। उनका तटस्थ बुद्धि कभी कभी धूर्त चाले चलता था, लेकिन वे हमेशा चुपके से कोई निशान छोड़े बिना। हुयान गार्ड का नेता बिल्कुल पास में है और अब भगवान लुओ हे 5 महाकुलों के शाश्वत सच्चे देवता पर हमला कर रहे हैं। ड्रीम फ्लावर टावर मास्टर का दिल कांप उठा और उसे थोड़ा डर भी लगा। यह उसकी कल्पना से परे था। लुओ हे, तुम पागल हो गए हो। कमांडर कियानयू ने मेइवू क्यूई को पकड़ लिया और तुरंत पर्पल जेड जेन के अंदर विलीन हो गया। भाई मेइवू, मैकेनिकल स्ट्रीम सीक्रेट खजाने के अंदर छिप जाओ, वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कमांडर कियानयू ने सलाह दी। पागल पागल, उसने सचमुच हुआंग शहर में मुझ पर खुलेआम हमला किया। मेइवू क्यू हैरान और क्रोधित था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि हुआंग शहर में सचमुच एक शाश्वत सच्चा देवता है जो उस पर खुलेआम हमला करने का साहस कर रहा है।
लुओ फैन के हथेली के प्रहार को हुआंग गार्ड के मैकेनिकल स्ट्रीम ट्रेजर पर्पल जेड जेन द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया और प्रतिध्वनि ने ड्रीम फ्लावर टॉवर के गठन के माध्यम से भारी बल अपव्यय को ट्रिगर किया, जिससे कई दर्शक दूर चले गए। लुओ फैंग ने अपनी हथेली की ओर देखा, फिर अपने सामने विशाल बैंगनी जेड जेन की ओर। क्या नहीं चोंग, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की। लुओ है। विशाल बैंगनी जेड जेन की सतह ने कमांडर कियानयू का चेहरा उजागर कर दिया, जिन्होंने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, मैं हुआंग गार्ड का नेता हूं और मैं यही देख रहा था। तुमने कानूनों की अवहेलना करने और 5 महान परिवारों के शाश्वत सच्चे देवता पर खुलेआम हमला करने का साहस किया। क्या तुम पूरे शहर के मालिक की हवेली के खिलाफ जाने का इरादा रखते हो? ये देखकर नीले बालों वाले व्यक्ति जियांग चेंग्यो ने कहा, लुओहे के दिव्य सम्राट और कमांडर कियानयू, कृपया हम शांत हो जाएं और इस बारे में बात करें। लुओहे के दिव्य सम्राट और कमांडर कियानयू, कृपया एक कदम पीछे हटें, ड्रीम फ्लावर टॉवर मास्टर ने भी जल्दी से बोलते हुए कहा। यदि यह स्थिति और बिगड़ गई, दिव्य सम्राट लुओहे और हुआंग के पर्पल जेड जेन के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ सकता है, जिससे जबरदस्त अशांति पैदा होगी तथा संभवतः संपूर्ण ड्रीम फ्लावर टॉवर धूल में मिल जाएगा। लुओहे, आपने कानूनों की अवहेलना की है और जानबूझकर हमला किया है। शहर के मालिक की हवेली निश्चित रूप से आपको दंडित करेगी। बैंगनी जेड जेन की सतह पर कियानयू चोंग का चेहरा ठंडे स्वर में उपहास कर रहा था, बस शहर के मालिक की हवेली की सजा का इंतजार करें। मुझे सजा दो। लुओ फैंग जोर से हंसा, उसका दाहिना हाथ अचानक सूज गया, दिव्य शक्ति प्रज्वलित हो गई और उसका आभामंडल प्रचंड रूप से उमड़ पड़ा। इससे जियांग चेंग्यो, झू यू, ड्रीम फ्लावर टॉवर मास्टर और कई मेहमानों को एक भयानक भय का एहसास हुआ। कितना दुस्साहस! पूरे बैंगनी जेड जेन का नेतृत्व करते हुए कियानयू चोंग शून्य अंतरिक्ष के 1000 सच्चे देवताओं के साथ इस भयावह हमले का सामना करने के लिए तैयार था। पफ! लुओ फैंग की भुजा हजारों फीट तक बढ़ गई और उसका हाथ हथेली के ब्लेड की तरह विशाल हो गया, जो जीवन और मृत्यु के ब्लेड का सार था। और जैसे ही उसकी उंगलियों के पोरों ने पर्पल जेड जेन के बैंगनी तराजू को छुआ, वे कीचड़ की तरह छेदकर तुरंत अंदर घुस गए। इससे पहले लुओ फैंग की हथेली को पर्पल जेड जेन द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, जिससे उन्हें इस जानवर की ताकत का एहसास हुआ और उन्होंने इसे ब्लड पायथन एसोसिएशन लीडर की शक्ति के बराबर माना। परफेक्ट दिव्य शरीर का उनका दूसरा शरीर शोधन, ईश्वरीय राजा स्तर की विरासत, द्वंद्वी और जलती हुई दिव्य शक्ति को धारण करना बैंगनी जेड जेन को नंगे हाथों से फाड़ने के लिए पर्याप्त था। फुश! जैसे ही उसकी हथेली पर्पल जेड जेन के शरीर में घुसी और पीछे हटी, लुओ फैन के हाथ ने अब कियानयू चोंग को पकड़ लिया। कियानयू चोंग के पकड़े जाने के साथ ही संपूर्ण यांत्रिक धारा गुप्त खजाना पर्पल जेड जेन अपना नियंत्रक खोकर स्वाभाविक रूप से ढह गया, शोर के साथ बिखर गया तथा मेवू क्यूई और शून्य अंतरिक्ष के हजारों सच्चे देवता बाहर गिर पड़े। निगला हुआ सितारा 2, मूल भूमि। C40, अध्याय 38, दबंग अत्याचार। शून्य स्थान के हजारों सच्चे देवता जो गिर गए थे, वे कुछ हद तक घबरा गए। कमांडर कियानयू चोंग को हथेली से पकड़े हुए देखकर उन्हें केवल भय कांपने का एहसास हुआ। भगवान लुओ हे इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? यांत्रिक प्रवाह गुप्त खजाने पर्पल जेड जेन के साथ भी हम उन्हें हरा नहीं सकते थे। पर्पल जेड जेन के बिना ये डर था कि बस एक सांस से ही हम सब मर जाएंगे। ये सच्चे देवता सहज रूप से दूर चले गए, यहाँ तक कि मेहमानों के समूहों में भी घुस गए। पहले हुआंग शहर में गश्त करते हुए वे सम्मानित हुआंग गार्ड थे, लेकिन अब उन्हें बस यही उम्मीद थी कि लुओ हे उन पर अपना गुस्सा न निकाले। हैरान मेईवू क्यू, जो बाहर गिर गया था, यकीन नहीं कर पा रहा था। ये हुआंग गार्ड के 10 सबसे बेहतरीन यांत्रिक प्रवाह गुप्त खजानों में से एक है, बैंगनी जेड जेन। इसे हथेली से कैसे भेदा जा सकता है? ये खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया। हालांकि इस बात पर विश्वास करना कठिन था, लेकिन मेईवू क्यूई ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और अपनी जान बचाने के लिए दिव्य शक्ति जलाकर भागने लगा। वह अपने जीवन में कभी इतनी उन्मत्तता से नहीं दौड़ा था। हफ! एक विशाल ताड़ का पेड़ एक पल में घूम गया, जिसने पहले से ही मेईवू क्यू को घेर लिया था। नहीं, मेईवू क्यू के हाथ में एक छड़ जैसा हथियार प्रकट हुआ, जो भयंकर गर्जना के साथ उस विशाल हथेली को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही विशाल हथेली ने उसे ढंक लिया और स्पर्श किया, उसने उसे जकड़ लिया और छड़ से लुओ फैन की हथेली पर जरा भी चोट नहीं पहुंची। लुओ फैन वहीं खड़ा रहा, उसके दोनों हाथ सिकुड़कर अपने सामान्य आकार में आ गए थे और हथेली के भीतर कियानयू चोंग और मेईवू क्यूई दोनों दबे हुए थे। उनके शरीर सिकुड़े हुए थे, मानो उसके हाथ में 2 छोटे खिलौने हों। इस समय जियांग चेंग्यो, झू यू, ड्रीम फ्लावर टॉवर के मेहमान और लुओ फैन के नौकर मोयू क्विंडियान सभी सदमे से कांप रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये दृश्य देखा था जिसका उनके दिमाग पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा था। पहले तो मैंने सिर्फ मेईवू क्यूई को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन अब मैंने दोनों को पकड़ लिया है। लुओ फैंग ने अपने हाथों में पकड़े 2 छोटे छोटे आकृतियों को देखा। लुओ हे, मैं हुआंग गार्ड का नेता हूँ। क्या तुम हुआंग शहर में हुआंग गार्ड के किसी नेता को मारने का इरादा रखते हो? कियानयू चोंग ने लुओ फैंग की उभरती हुई आकृति की ओर देखा। प्रभु लुओ हे, मैं गलत था, सब मेरी ही गलती थी। मेईवू क्यू, जो पकड़ा गया था, बेहद डर गया था और गिड़गिड़ाते हुए विनती कर रहा था, मैं अपनी गलती सुधारने को तैयार हूँ, आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा, बस मेरी जान बख्श दीजिए। इस समय कियानयू चोंग और मेईवू क्यूई दोनों बहुत बेचैन थे।
इस समय शहर के मालिक की हवेली और 5 महापरिवार समान रूप से चिंतित थे। वे पूरे शहर पर नजर रख रहे थे और चूंकि लुओ फैंग ने जांच को रोकने के लिए किसी छोटे ब्रह्मांडीय क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए वे पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। उन्होंने देखा कि लुओ फैंग का हाथ मैकेनिकल फ्लोट ट्रांसर पर्पल जेड जेन में प्रवेश कर गया। शाबाश लुओ है, वह सीधे पर्पल जेड जेन को कुचल सकता है। अब हमें क्या करना चाहिए? उसने पहले ही कियानियो चोंग और मेईवू क्यू को पकड़ लिया है। 5 महापरिवारों के उच्च स्तरीय सदस्य भी जानते थे कि स्थिति गंभीर थी। कमांडर मोली, कृपया आगे बढ़ें। कमांडर मोली, अब समय आ गया है कि आप लुओ हे को रोकने के लिए कोई भी मौका पाने के लिए कार्रवाई करें। शहर के मालिक की हवेली के अंदर उच्च पदस्थ अधिकारियों ने तुरंत मोली जियाओ को एक संदेश भेजा। मैं कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं हूं, मोली जियाओ ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। मोली शियाओ का दर्जा बहुत ऊंचा था, वह पूरे शहर के मालिक की हवेली में शीर्ष 2 व्यक्तियों में से एक था, यहां तक कि शहर का स्वामी भी उसे कार्य करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। शहर के मालिक की हवेली के अधिकारियों के पास कार्रवाई करने के लिए हुआंग सेना में से एक हेमिन सेना को तैनात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन मुझे लुओ हे को रोकने में कोई विश्वास नहीं है, हेमिन लीजन के जनरल क्यूई ने जवाब दिया। जल्दी जल्दी तुरंत निकलो, शहर के मालिक की हवेली की तरफ से आग्रह किया गया। ड्रीम फ्लावर टॉवर पर कई दर्शक दूर से ही यह सब देख रहे थे, लेकिन 5 महान परिवारों के क्रोध के डर से इसमें शामिल होने का साहस नहीं कर पा रहे थे। हुआंग शहर में 5 महान परिवार स्वर्ग के समान अच्छे थे। इस समय लुओ फैंग की हरकतों ने वास्तव में उन्हें उकसाया था। लुओ फैंग नीचे देखते हुए अपने हाथों में 2 छोटी छोटी आकृतियां पकड़े हुए, कियानियो चोंग, मैंने पाया है कि मेईवू क्यू के अपराधों में तुम्हारा नाम कई बार आया है। तुमने उसे सच्चे देवताओं को पकड़ने में मदद की है, तुमने उसके निशान मिटाने में उसकी मदद की है, तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया है। कियानियो चोंग आश्चर्यचकित था। मेईवू परिवार से जुड़े एक शाश्वत सच्चे देवता के रूप में उसने मेईवू परिवार के लिए सचमुच बहुत सारे गंदे काम किए थे। उसने मेईवू क्यू को कई सच्चे देवताओं को पकड़ने में भी मदद की थी, क्योंकि मेईवू क्यू खुद पर्याप्त रूप से सावधान नहीं था, जिससे मुसीबत खड़ी हो सकती थी। मेवू क्वी, ओह मेवू क्वी, अगर तुम कई सच्चे देवताओं को यातना देना और मारना चाहते हो तो तुम्हें ये काम चुपके से करना चाहिए। पापी नगर में जाने के लिए तुम्हें अपने इतने सारे दोस्तों को क्यों लाना चाहिए, ताकि यह बात पूरे हुआंग नगर को पता चल जाए। अब तो इसने भगवान लुओ हे का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, और मैं भी इसके कारण कष्ट झेल रहा हूँ, कियानियो चोंग ने मन ही मन विलाप किया। लुओ फैंग ने कहा, यू राज्य के कानूनों के अनुसार मेईवू क्यू के सहयोगी के रूप में आपको भी मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। भगवान लुओ हे, मैं जानता हूं कि आप बुराई से घृणा करते हैं, मैं सिर्फ एक अधीनस्थ हूं, मेवू परिवार का सिर्फ एक सेवक हूं। कियानियो चोंग ने तत्काल कहा, मैं अब तक एक बाहरी जनजाति से कदम दर कदम आगे बढ़ा हूं, कृपया मेरी जान बख्श दें। मैं निश्चित रूप से भविष्य में उनका साथी नहीं रहूंगा। मैंने उन सच्चे देवताओं को केवल इसलिए पकड़ लिया क्योंकि मेवू क्यूई ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। कियानियो चोंग, मैं इतने सारे सच्चे देवताओं को खुलेआम पकड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुम ही थे जिन्होंने तरीके निकाले, तुम ही थे जिन्होंने मेरी मदद की। अब ये सारे पाप मेरे सिर पर थोपे जा रहे हैं। मेईवू क्वी चिल्लाया, प्रभु लुओ हे, मैं। लुओ फैंग ने मेईवू क्यूई को अपनी हथेली में पकड़कर अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया, जिससे मेईवू क्यूई बोलने में असमर्थ हो गई। कियानियो चोंग, मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम स्पष्ट समझ के साथ मर सको। लुओ फैंग ने कियानियो चोंग की हथेली को हल्के से पकड़ते हुए कहा, और थोड़े से जोर के साथ कियानियो चोंग के शरीर में प्रवेश किया और उसके सच्चे ईश्वर के हृदय को नष्ट कर दिया। कियानियो चोंग की आंखें चौड़ी हो गईं, उस समय उसे अन्याय के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने कियानियो चोंग ने हुआन गार्ड के शीर्ष 10 नेतृत्व पदों में से एक तक पहुंचने के लिए हर कदम पर संघर्ष किया था। किसने सोचा होगा कि उसका सामना ऐसे लापरवाह, शक्तिशाली स्वामी लुओ हे से होगा जिसने 5 महान परिवारों की खुलेआम अवहेलना की थी। उसे फंसाया गया और यहीं उसकी मृत्यु हो गई। हफ, लुओ फैंग तुरंत कियानियो चोंग के शरीर को स्टार टॉवर में ले गया।